कल्चरल फिट का मतलब आपके हिसाब से क्या हो? So I think it's a very high level fitment, I would say, क्योंकि culture तो in my view it's defined by leadership, defined by those people who are there. जैसे वो लोग चले जाते हैं तो culture भी change हो जाती है, but कुछ कुछ चीजें होती है which are like quite common, which is there. So example, लोगों को respect देने का. ओके। सो अगर आप प्लेसमेंट ऑफिसर होते तो एक चीज जो आप कॉलेज में तुरंत चेंज करते हैं। दिस इज अ टफ क्वेश्चन। आई थिंक प्रॉब्लम में देखूंगा कि स्टूडेंट्स कैसे और कॉर्पोरेट रेडी हो सके, कैसे मैं और कॉर्पोरेट्स को लेके आके स्टूडेंट के साथ और इंटरेक्ट कराऊं उनको। देयर इज अ पर्टिकुलर पुश जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से दिया है कि कॉर्पोरेट में करना चाहिए। तो सिमिलरली अगर कोई गवर्नमेंट निकाले रूलिंग्स इन दैट कि आप जो भी इंस्टीट्यूशन में एकेडेमिया में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे देयर बी। What is your call or take in terms of industries that if they are coming, how they are coming, and why not many institutes they should come and fund the projects uh, to get so that the faculties as well as student get knowledge or practical exposure and there would be outcome as a research. जॉब मिलने के बाद सब सेट है, बस चिल करो। I think that's a myth because the real work starts there. It's a foundational thing. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जबरदस्त लाइफ चेंजिंग एचआर से रियल बातें वाला पॉडकास्ट में, जिसका नाम है दी अप टू स्किल पॉडकास्ट, जहां क्लासरूम से निकलकर हम सीधा चल देते हैं कॉरपोरेट के बैटलफील्ड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त प्रणव गोसालिया, एसोसिएट डीन आईसीएफआई बिजनेस स्कूल अहमदाबाद। Thank you up to Scales to initiate this unique and innovative HR TPO podcast series, जो दुनिया में पहला पॉडकास्ट है जिसे हम डायरेक्ट कंपनीज के एचआर के साथ वन टू वन बातें करते हैं, समझते हैं अबाउट challenges faced by corporate, colleges and candidates। अप टू स्किल्स एक लीडिंग टेक इनेबल प्लेटफॉर्म है जो कॉरपोरेट्स, कॉलेज और कैंडिडेट्स को सीमलेसली कनेक्ट करता है। कॉरपोरेट्स स्किल टैलेंट हायर करते हैं अप टू स्किल के हैकेथॉन्स और ट्रेन हायर डिप्लॉय जैसे प्रोग्राम से। एंड टुडेज एपिसोड इज सुपर स्पेशल क्योंकि हमारे साथ है एक पावर हाउस पर्सनालिटी, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट में से एक, मिस्टर नवीन पटेल, ग्लोबल टैलेंट एक्विजिशन हेड इन अफीन। He is one of the top 100 HR leaders in Bangalore. He has previously worked with Accenture, Brilio, Mindtree, and many others. He has more than 22 years का solid and diversified experience in hiring and talent management में। आज का टॉपिक हर फ्रेशर के लिए दिल के करीब वाली बात है, जब कॉलेज की थियरी टकराती है रियल लाइफ के क्लाइंट ईमेल से, जब केस स्टडी सबमिशन रिप्लेस होता है प्रोजेक्ट डेडलाइन से, और जब हुडी वाली कंफर्ट जोन की जगह मिलती है फॉर्मल ड्रेस कोड से। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच प्रणव। लगता है कि आज बहुत अच्छा इंटरेक्शन होने वाला है, आपके पास भी बहुत सारा एक्सपीरियंस है। तो आई थिंक वी विल हैव अ गुड इंटरेक्शन एंड लुक फॉरवर्ड टू एक्सचेंजिंग लॉट ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज आपके साथ। बिल्कुल नवीन जी, आई एम श्योर विथ योर एक्सपीरियंस इन टैलेंट एक्विजिशन दिस वुड बी ए रियली अ बेस्ट कॉम्बिनेशन to give best output for all our viewers. Yeah, and also would like to thank Up to Skills for giving this opportunity and also कि इतना सारा काम करें ताकि उनके ऑडियंस तक पहुंच पाए, जहाँ पे फ्रेशर्स को मदद मिल पाए, जो उनको पता चल पाए कि कॉर्पोरेट में क्या चल रहा है, उनको क्या चाहिए। आई थिंक ये माध्यम से काफी बच्चों के पहुंच पा रहे हैं वो लोग, तो उसके लिए उनको बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही नवीन।
So shall we start with our segment one? श्योर प्रणव। Okay. सो नवीन, चलिए शुरू करते हैं सबसे बर्निंग क्वेश्चन से। आजकल फ्रेशर के लिए जीडी में ऐसा होता है कि कंपनीज वांट्स लाइक आयरन मैन। दे वांट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल स्किल्स। दे वांट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ इंटरपर्सनल अदर स्किल्स। सो पाइथन भी चाहिए, एआई भी चाहिए, टीम वर्क, लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स भी चाहिए। एंड आखिर क्यों होता है जीडी इतना हैवी? आई थिंक जीडी तो वैसे सब लोग अपनी एक्सपेक्टेशन डालते हैं, बिजनेस डालती है। एंड ओवर अ पीरियड टाइम लोगों के एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गए हैं कैंडिडेट से। पहले उनको था कि सिर्फ वो उनको जो काम दिया जाए वो करें, बट नाउ अभी उनको चाहिए कि कोई स्मार्ट लोग हो, जो आपकी कंपनी में काम करे एंड जो फ्लेक्सिबल हो और सब कुछ साथ में लेके आए। तो जनरली वो सारे के सारे एक्सपेक्टेशन जब किसी को बोलते हो क्या चाहिए आपको, तो वो सब कुछ डाल देते हैं। तो उसकी वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जीडी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, हैवी हो चुकी है। बट आई थिंक इट्स अ माइंडसेट अगेन कि आप कैसे देख रहे हो जीडी को। कभी कभी वो काफी इंग्लिश होती है, मगर अगर उसको समझा जाए तो काफी सिंपल एक्सपेक्टेशंस होती है कंपनी की। एंड दैट इज वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जीडी में एग्जैक्टली उनको क्या चाहिए। एंड बेसिकली फ्रेशर्स को जो उनको चाहिए होता है कि वो फ्लेक्सिबल हो, लर्निंग के लिए रेडी हो, जो भी उनको काम दिया जाएगा वो करेंगे, कमिटेड रहेंगे, हार्ड वर्क करेंगे। तो ये थोड़ा सा बेसिक देखते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम के उन लोगों ने क्या सीखा है, स्किल्स में क्या क्या आती है, नॉलेज कितनी है अभी के लिए, और बाकी उन लोगों ने कितना रिसर्च मार के रखा हुआ है अपने एरिया में, ताकि उनको वो कॉन्फिडेंस आए कि वो स्किल उनके लिए सही है। एंड दैट इज हाउ दे कैन आई थिंक क्रैक द इंटरव्यूज। राइट। सो जस्ट टू शेयर सम एक्सपीरियंस, व्हाट हैपन, कई बार ऐसा होता है कंपनी आती है, देयर इज लॉट्स ऑफ जीडीज आर रिटन देयर, प्रेजेंटेशन करती है एंड दे आर टॉकिंग अबाउट देयर बैकग्राउंड एंड सो मेनी डिटेल्स आर देयर। इन बिटवीन इंटरव्यूज चलते हैं एंड देन समटाइम्स दे फाइंड कि यार टेक्निकल स्किल्स हम सिखा देंगे बट एटीट्यूड चाहिए बच्चों में। सो हाउ टू डील विद दैट? आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि स्किल्स वगैरह तो क्या है कि टाइम से टाइम चेंज होती है। करेक्ट। तो अभी मैं एक स्किल सीख के आता हूँ कॉलेज में, बट 6 महीने एक साल राइट। के बाद रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगी। राइट। बट एप्टीट्यूड जो होता है वो हमारे इनग्रेन डीपली इनग्रेन्ड होता है, वो तुरंत चेंज नहीं हो सकता है। राइट। स्किल को आप राइट। ट्रेनिंग करोगे, 3 महीने 6 महीने प्रैक्टिकल करोगे, आप सीख जाओगे। बट ये एटीट्यूड जो होता है, एप्टीट्यूड जो होता है, वो इजिली नहीं आता है। वो उसको जल्दी मोल्ड नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह से बहुत सारी कंपनियां सबसे पहले एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दे सकते हैं। द मोमेंट द हम्म। एटीट्यूड सही है, बाकी सब चीजें हो जाएंगी। इट इज लाइक कि विलिंगनेस वर्सेस पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल है बट विलिंगनेस नहीं है तो प्रॉब्लम है। बट विलिंगनेस है, राइट। पोटेंशियल नहीं है, तो सिखा देंगे। राइट। तो उसकी वजह से काफी कंपनियां एटीट्यूड और बाकी सॉफ्ट स्किल्स पे ज्यादा ध्यान देती है, स्पेशली फ्रेशर्स के मामले में, क्योंकि स्किल्स वगैरह तो ट्रेनिंग होती है। आप किसी को शैडो करोगे, वो तो तुरंत सीख लोगे, बिकॉज दीज आर वेरी इजी टू लर्न। बट जो आपकी जो इंटरनल आपके जो कल्चर है, आपका जो एटीट्यूड है, जो आपकी वैल्यूज सिस्टम बनी हुई है आपके बचपन से, वो कैसे रिफ्लेक्ट करिए, वो ज्यादातर वो लोग फ्रेशर्स में देखते हैं। So one more question to add this. How those freshers can develop this kind of skills or this kind of mindset कि भाई चलो टेक्निकल नॉलेज चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहिए, बट ये जो चीज है जो शायद जीडी में लिखी नहीं होती है, या तो कोई अपफ्रंट नहीं बोलता है ऐसा, बट सिलेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं वो देखते हैं कि भाई ये कैसे फिट होता है। सो इसके लिए स्टूडेंट्स को क्या प्रिपरेशन या किस तरह का माइंडसेट रखना चाहिए? आई थिंक स्टूडेंट को सबसे पहले तो अच्छे का अच्छा से प्रिपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। क्योंकि आजकल क्या होता है कि एक तो विजुअल अपील होती है, अदर वर्चुअल इंटरव्यू है या इन पर्सन इंटरव्यू है। राइट। वो राइट। बंदा या बंदी अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहा है, कैसे ग्रूम करके आया है, किस टाइप के कपड़े पहन के आया है, किस टाइप का इंप्रेशन आ रहा है। क्योंकि काफी चीजों में क्या होता है कि काफी इंटरव्यूज में विद इन फर्स्ट कपल ऑफ मिनट्स या 5 मिनट्स में इंटरव्यूअर डिसाइड कर लिया क्या करना है। राइट। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो इनिशियल इंप्रेशन जो बनाते हो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड दैट विल कम फ्रॉम विजुअल अपीयरेंस। कि आपका विजुअल अपीयरेंस कैसा है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपको कॉन्फिडेंस कैसे दिख रहा है, आप इंटरेक्टेड लग रहे हो, एक्टिव एक्टिव लग रहे हो, यू नो, you're looking, you're committed to the interview।
या फिर आप बहुत कैजुअल सा एटीट्यूड दिखा रही हो, कि हाँ। बस आके बैठ गए इंटरव्यू पे, तो ये चीजें इनिशियल फ्यू मिनट्स में मैटर करती है। और उसके बाद आपको जो मैटर करता है कि आपने सीखा क्या है। ज्यादातर मैंने इंटरव्यू में देखा है कि लोग क्या गलती करते हैं, वो कुछ चीजें हाई लेवल पे बोलना चाहते हैं, उनको सिर्फ बताना है कि मैं ये सब जानता हूँ, बट उनको पता नहीं कि सामने वाला पे समवन सीनियर सिटिंग राइट, और वो जैसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेगा तो पर्दाफाश हो जाएगा। तो बेटर टू टॉक हम्म। जो जिसके बारे में आपको जानकारी हो और अच्छे से प्रिपेयर करके चाहिए, उस चीज पे कॉन्फिडेंट रहिए। और जिस पे कॉन्फिडेंट नहीं है, मतलब यू कैन टेल देम कि आपको सीखना है, एंड दैट इज योर हम्म। एरिया टू लर्न, तो आप उनको ऑनेस्टली बता दीजिए, इट्स फाइन। एंड शो एन एटीट्यूड कि आप सीखना चाहते हो। आप कंपनी के हम्म। बारे में रिसर्च भी करो, क्योंकि अगर कोई मेरी कंपनी में ज्वाइन करेगा, मेरी कंपनी को कितना जानता है, कितना इंटरेस्टेड है, तो उससे मेरे को पता चलेगा कि कितना सीरियस है कैंडिडेट। तो उसके लिए आप प्रिपेयर कर लीजिए कि कंपनी किस स्किल्स में, किस टेक्नोलॉजीज में, नॉट जस्ट बेसिक वेबसाइट का जो डेफिनेशन होता है, बट थोड़ा सा रिसर्च मारिए, कितना पुराना है, क्या कर रहा है, क्या टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करी है। और जो आपने अपने स्कूल के टाइम में या प्रोजेक्ट में सीखा है, उसको आप इम्पैक्ट बताइए। आप सिर्फ ये मत बोलिए हम्म। कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया था, मैं टीम लीडर था, ये था वो हम्म। था, बट एंड ऑफ द डे प्रोजेक्ट में क्या क्या था, आपका कंट्रीब्यूशन क्या था, आपका इम्पैक्ट क्या था, आपने क्या सीखा। राइट, जनरली हम्म। इंटरव्यू में ये सब जानना चाहते हैं। उससे पता चलता है कि किसका लर्निंग एबिलिटी कितना है, अंडरस्टैंडिंग कितना है, थॉट प्रोसेस क्या था। आप कभी फेल हो गए, उसमें से भी कुछ सीखा आपने, वो भी बता दीजिए। सिंदर ये वाला क्या था, ये काम नहीं किया, बट इसमें मेरी ये लर्निंग थी। तो एंड ऑफ द डे सब जानना चाहते हैं कि आप कितना रिस्क लोगे, आप कितना प्रोएक्टिवली आप कुछ एक्शन लेने वाले हो। तो इन सब चीजों से पता चलेगा कि कोई सही फिट बैठेगा कि नहीं है। क्योंकि आजकल कंपनी में जब फ्रेशर लेते हैं, तो जरूरी नहीं कि उनके लिए कोई रोल चूज करके रखा हो आपने। राइट, बहुत सारी कंपनीज में बल्क में हायर करते हैं, उनको ट्रेनिंग करते हैं, उनके बाद डिसाइड करते हैं कि वो उनको कौन से प्रोजेक्ट में, कौन से स्किल्स में और ट्रेन करने वाले हैं। इसलिए वो देखते हैं कि जो स्टूडेंट आने वाले हैं, दे आर विद ओपन माइंड, कि उनको जो भी स्किल्स में देंगे, जो भी ट्रेनिंग देंगे, वो लोग उसमें आगे बढ़ना चाहेंगे, एंड नॉट बी वेरी चूजी, और कि मेरे को सिर्फ एआई करना है, एमएल करना है। देर आर टाइम जहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना होता है, या थोड़ा सा आपको पॉलिशिंग करनी होती है। तो वो स्टूडेंट कितना ओपन है, कितना प्रोएक्टिव है। और दूसरा चीज है कि क्वेश्चन, स्मार्ट क्वेश्चन पूछना है। क्योंकि इंटरव्यू कभी वो भी देखते हैं कि क्वेश्चन सामने वाला कैंडिडेट कितना इंटरेस्टेड है। अगर आप बोले कि नहीं बस हम्म। इतना ही है, बस इतना ही है, देन दे नो के हम्म। स्टूडेंट उतना क्वेश्चन नहीं है, उतना सोच नहीं रहा है कि क्या क्वेश्चन पूछे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन पूछो कि उसके करियर के बारे में, कि करियर ग्रोथ क्या होगा, लर्निंग कैसी है, ट्रेनिंग कैसे हम्म। होगी, जब फ्रेशर आते हैं तो आप हम्म। कंपनीज में कैसे उनको मोल्ड करते हो। तो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जिससे इंटरव्यू को लगे कि हाँ चलो, ये कैंडिडेट मेरी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड है, एंड इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो दिस इज हाउ आई थिंक द कैंडिडेट कैन प्रिपेयर। राइट। एक जो बात होती है कि काफी सारे जेडीज आते हैं एचआर के पास फ्रॉम द बिजनेस हेड या तो फ्रॉम द बिजनेस टीम। एंड बिजनेस टीम के पास अपनी एक रिक्वायरमेंट या अंडरस्टैंडिंग होती है कि दिस ईयर वी वांट दिस काइंड ऑफ टैलेंट्स और नेक्स्ट 6 months और 1 year दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग in terms of new projects or growth or adding new market. So when business teams are communicating, how as an HR you make sure that same thing is passing on to candidate level? करेक्ट। तो अभी हम क्या करते हैं आजकल, जैसे भी कोई भी जेडी आती है, तो हम लोग उसको जेडी को समझते हैं। राइट, क्योंकि अगर Mhm. एचआर को भी काम करना है किसी जेडी पे, पहले क्या होता था कि हम लोग पोस्टमैन जैसा करते थे, जो भी आ गया सेम टू सेम छाप के हमने आगे भेज दिया। बट अभी क्या है कि हमारे पास चैट जीपीटी आ गया है, ओपन एआई सिस्टम्स आ Mhm. गए हैं। तो हम उसमें से जेडी को अच्छे से बनाते हैं। और वो Mhm. मैं टीम को बार बार बोलता रहता हूँ कि आपको समझना है जेडी। अगर आप समझोगे तो आप बिजनेस के साथ आप कॉन्वर्सेशन कर पाओगे, नेगोशिएट कर पाओगे, या और फर्दर अंडरस्टैंडिंग ले पाओगे। और अगर कैंडिडेट के साथ आप बात करोगे, कैंडिडेट को भी आप सही तरह से जेडी बता पाओगे, और सही क्वेश्चन पूछ पाओगे। तो ये सबसे बहुत Right. इंपॉर्टेंट वाला एरिया है, क्योंकि अगर यहाँ पे जो गलती होगी तो डाउन स्ट्रीम में सब गैप हो जाएगा। तो इसकी वजह से मैं अपनी टीम को बोलता हूँ कि सबसे पहले जीडी प्रॉपर होनी चाहिए। आपको समझना Mhm. चाहिए एज अ रिक्रूटर, बिकॉज दे आर लाइक अ मीडिएटर। बिजनेस और Right. कैंडिडेट के बीच में ये मीडिएटर है। अगर वो मीडिएटर ही कंफ्यूज हो जाएगा, तो फिर वो क्या किसी को बताएगा। तो इसकी वजह से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि
वो हो। और प्लस बाद में क्या होता है कि जब कोई इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेता है, तो मैं अपनी टीम को भी बोलता हूँ कि आप उनको इंटरव्यू का फीडबैक देखो और पता लगाओ कि जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और जो फीडबैक दे रहे हैं वो जेडी के हम्म। अलाइनमेंट में है कि नहीं है। राइट, कि उसमें भी कभी कभी पता चलेगा कि इंटरव्यूअर ने कुछ दो चार चीजें पूछी जो जेडी में नहीं है। राइट, तो फिर वो उस हिसाब से वापस जाके उनको पूछें कि आपने जेडी दिया हुआ है बट आपने ये कुछ एरियाज में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, क्या ये जरूरी है या क्या है? अगर है तो क्या हम जेडी मॉडिफाई करें, क्या करें? तो दैट्स हाउ वी लुक एट कि हम लोग वो ह्यूमन एलिमेंट कैसे लेके आते हैं। क्योंकि अगर सब एआई पे सिस्टम पे छोड़ दिया तो फिर तो गलतियां रहेगी, तो गलतियां होती रहेगी। इसलिए ये ह्यूमन एलिमेंट हम लोग बीच में लेके आते हैं टू एंश्योर कि हम अपना मॉडिफाई करना है, जहाँ पे करना है रिवीजन करना है, रिवाइज करते हैं। Wonderful, Naveen. Naveen, let me share one scenario where what happened. One CFO called me कि प्रणव यार मुझे बंदे चाहिए जो एकदम एनालिटिकल हो, नंबर क्रंचिंग अच्छा हो, एंड who can at least understand my world, और मुझे जो चाहिए मैं काम करता हूँ उस तरह से वो काम करे. Because I cannot spend all my time with so many, large organization with large work. बट अनफॉर्चुनेटली वो एचआर से उस तरह का इनपुट उसको नहीं आ रहा था. नाउ दिस इज नवीन अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो कम नंबर में होती है, वे दे रिक्वायर 2-3 people देयर in their finance department, whereas there is a department where there is a high numbers required in terms of number of people required for business head. अ, इन दोनों सिनारियो में एचआर का रोल क्या होता है, एंड हाउ दे कम्युनिकेट सिमिलर थिंग ऑन बोथ साइड टू मेक श्योर कि वो कहते हैं ना कि लड़का लड़की राजी तो सब कुछ रेडी है फिर. तो करेक्ट। वो कैसे, एचआर का रोल उसमें क्या होता है और कैसे दे विल मेक श्योर दिस अलाइनमेंट. ओके, तो इसमें गोइंग बैक टू माय प्रीवियस क्वेश्चन, जहाँ पे एचआर को समझना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कुछ कुछ कंपनीज में क्या होता है कि स्पेशली इन मास रिक्रूटमेंट में कभी कभी कुछ लोग ध्यान कम देते हैं, कि जहाँ पे वो थिंग्स को ग्रांटेड ले लेते हैं, बस उनको जो भी मिला उसके साथ चल पड़ते हैं। बट आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टेक होल्डर के लिए आप कैसे करें। और मैं अपनी टीम को भी वही बताता रहता हूँ कि बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छे से समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे समझेंगे कुछ कुछ चीजें क्या है कि जीडी में नहीं है, बट उनको जब असेस करना है तो उनको पता लगाना है कि क्या क्या पॉइंटर देखने हैं। अगर कैंडिडेट का रिज्यूमे देखना है, उसमें से क्या कीवर्ड देखने हैं, किस टाइप का प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस देखना है, क्या चीजें देखनी है जिससे हमको पता चले कि ये राइट फिट है। तो कभी कभी वो फिल्टरिंग में भी हमको काम आ जाती है। एक तो वो होता है, दूसरा होता है कि जैसे कोई बिजनेस कंटिन्यूस रिजेक्ट करते हैं, तो मैं अपनी टीम को क्या बोलता हूँ कि जैसे इनिशियली प्रोफाइल देती हो, एक दो रिजेक्शन होती हो, तो रिजेक्शन हो रहा है उनका उनका रीजन जानिए। क्योंकि जब तक नहीं जानोगे आपको पता नहीं चलेगा कि बिजनेस क्यों करें। नहीं तो बिजनेस को तो 10 इंटरव्यू भी रिजेक्ट करता जाएगा और आप कैंडिडेट देते रहोगे, तो किसी को भला नहीं हो रहा है। कैंडिडेट भी फ्रस्ट्रेट होगा, रिक्रूटर भी फ्रस्ट्रेट होगा, और बिजनेस भी फ्रस्ट्रेट होगा कि नहीं हो रहा है। तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ध्यान से देखना है कि कोई सिलेक्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है, उससे पता चलेगा। और कभी कभी मैं अपनी टीम को बोलता हूँ कि आप इंटरव्यू में साथ में रहिए, आपको पता चलेगा कि इंटरव्यूअर किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या दिया हुआ था, और कैंडिडेट को कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उससे पता चलेगा कि सब कुछ अलाइनमेंट में है कि नहीं है। आई थिंक ये इससे करने से सारे के सारे पार्टी जो इन्वॉल्व है सबको अलाइनमेंट मिलेगी और उनको पता चलेगा क्या करना है। और उस हिसाब से वो रिक्रूटर भी कॉलेज या फ्रेशर या कैंडिडेट्स को बता पाएंगे कि क्या जीडी और कैसे प्रिपेयर करना है कौन से एरियाज में। तो उस हिसाब से सबको क्लैरिटी भी मिलेगी, उस हिसाब से प्रिपेयर कर पाएंगे। क्योंकि इट इज नॉट वेरी फेयर कि किसी ने 4 साल की पढ़ाई कर ली और सिर्फ आधे घंटे में उसको डिसाइड कर लिया कि अच्छा है बुरा है। राइट, इट्स वेरी वेरी सब्जेक्टिव। राइट, तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सबको क्लैरिटी हो कि एग्जैक्टली exactly क्या चाहिए, उस हिसाब से वो कैंडिडेट प्रिपेयर करके आए। Correct, correct. Just one more question on two aspects. One is something called ATS resume, जो अभी काफी buzzword चलता है, करेक्ट। freshers और उसमें कि आपका resume ATS friendly या इस तरह से होना चाहिए. And the करेक्ट। second is use of AI by HR personnel. राइट। Now, under this scenario, how candidates should make their CVs or their statement of purpose or any inputs what they are giving to HR? राइट, तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी क्या है कि काफी लोग एआई यूज करते हैं अपने रिज्यूमे बनाने के लिए भी। तो हाँ. कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग बनाने के बाद उनको पिक्चर फॉर्मेट में कर देते हैं, नॉन एडिटेबल फॉर्मेट। तो हाँ. उसकी वजह से क्या होता है कि एआई उसको पार्सिंग नहीं कर पाता है।
क्योंकि एआई को लिए टेक्स्ट चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, कॉन्टेक्स्ट चाहिए, हम्म, जिससे वो पार्स करके वो सिस्टम के अंदर लेके आए। तो वो नहीं हो पाता है। तो काफी लोग कभी गलतियां करते हैं कि इमेज फॉर्मेट बना दे, और इमेज जैसे आप जूम करोगे तो ब्लर हो जाता है। और अगर मैं एचआर में हूँ, मेरे को कॉपी पेस्ट करना है लिंक या फिर मोबाइल नंबर या फिर लिंक्डइन पे, तो मैं क्लिक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो नॉन क्लिकेबल है, राइट। तो उसकी वजह से वो कभी कभी कुछ लोग गलतियां कर बैठते हैं, जहाँ पे वो काफी इमेजेस लगा देते हैं रेज्यूमे के ऊपर, कभी हैवी कर देते हैं। तो एक तो है कि इमेजेस जितना कम हो सके उतना यूज करिए, क्योंकि कुछ कुछ एटीएस में अपलोडिंग की लिमिट होती है, जहाँ पे कुछ एमबीज ही हम्म, आप अपलोड कर सकते हो रेज्यूमे को। उससे ज्यादा रहेगा तो वो सिस्टम रिजेक्ट कर देगा। प्लस दूसरा होता है कि सही कीवर्ड्स यूज करना आपके एक्सपीरियंस के बारे हम्म, में। कभी 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 कुछ लोग क्या होता है कि बहुत कुछ चीजें डाल देते हैं अपने रिज्यूमे में, बहुत सारे स्किल सेट्स डाल देते हैं, तो उसकी वजह से कभी कभी वो सिस्टम जो एआई होती है, जो जेडी और रिज्यूमे को मैचिंग करेगा, वो ठीक से नहीं कर पाएगा। या फिर ज्यादा कुछ लोग मैच कर देगा, बट एक्चुअली वो मैचिंग नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो भी स्किल्स में आपका एक्सपीरियंस हो, आप वो क्लियरली कॉल आउट कीजिए। प्लस वो स्किल्स को आप अपने एक्सपीरियंस में दिखाइए कि आपने कैसे यूज किया है। क्योंकि आप सिर्फ एक ही जगह पे समझ लो कि मैंने टेक्निकल स्किल्स में वो स्किल्स डाल दी है, पाइथन एआई वगैरह, बट मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में सिर्फ मैंने प्रोजेक्ट के बारे में डाला, बट मैंने स्किल्स नहीं डाली है। तो अब एआई जाके सिर्फ टेक्निकल स्किल्स पढ़ेगा, बट बाकी कॉन्टेक्स्ट बनाए ना बनाए वो हो सकता है। तो उसकी वजह से देखना पड़ेगा कि क्या होगा। तो उस हिसाब से एआई कॉन्टेक्स्ट बनाती है आजकल। पहले क्या होता कि कुछ कुछ कीवर्ड लेके वो बनाता था कि हम्म, मैचिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, बट अभी एआई थोड़ा स्मार्ट हो गया है, ओपन एआई आ गया है। उसकी वजह से वो बेसिकली देखिएगा कि कॉन्टेक्ट बन रहा है नहीं बन रहा है। लाइक अगर मैं हम्म। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का वर्ड डाला हुआ है अपने टेक्निकल स्किल्स में, बट अपने वर्क डिस्क्रिप्शन में मैं वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला नहीं दिखा रहा हूँ, तो वो पकड़ लेगा, बोलेगा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का रेलेवेंसी नहीं है। तो वो स्कोरिंग उस हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे करेगा। Okay, so next question, Naveen. With that, let's say students for freshers applying for many different positions, and maybe if someone has a few years of experience, they are applying for different job roles. Uh, how do you recommend them? How they modify their CVs? Should they customize their CVs for each of the job what they apply? कि जहां पे अप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से सीवी को कस्टमाइज करे, फिर वो कितना कस्टमाइजेशन होना चाहिए, एंड हाउ डज दैट यूज ऑफ एआई एंड दोज थिंग्स कैन कैप्चर द बेस्ट ऑफ द थिंग्स, व्हाट डू यू सजेस्ट इन दोज सिनारियोज? And I think it's very important to change or try to open AI चैट जीपीटी, जहाँ पे आप क्विकली कुछ भी जेडी के हिसाब से आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो। बट मॉडिफाई उतना करो जितना आप एक्सप्लेन कर पाओ, जितना आप कॉन्फिडेंटली आप उसके ऊपर बता पाओ। क्योंकि आप ज्यादा करने पाओगे तो इनिशियली जैसे एक दो क्वेश्चन पूछेंगे, बोलेंगे कि आपका एक्सपीरियंस लिखा हुआ है इसमें, आप बताइए, तो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, राइट। तो इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट कि आप मे बी 10-20% तक आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो, बट उस हिसाब से आप प्रिपेयर भी करना वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं सिर्फ लिख दूं और वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट नहीं है, तो इंटरव्यू में तो फिर वो मैं तो क्लियर कर नहीं पाऊंगा। तो इसलिए वो हल्का सा इन्फ्लेट सब लोग करते हैं, विच इज स्टिल ओके। बट उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करके जाइए, या आप आपके फ्रेंड्स के साथ, नेटवर्क के साथ जाके आप बात कर लीजिए एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। करेक्ट। सो इन केस ऑफ लेट्स से जो लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस है और जॉब में स्विच करना चाहते हैं, do they have some scope of negotiation during or after interview in some rounds about their salary, about their profile, or maybe the department कि भाई मुझे इस तरह से करियर ट्रांजिट करना है, या तो मुझे इस तरह का पैकेज या मेरे दूसरे मे बी लेट्स से मुझे चीजें चाहिए इन टर्म्स ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। सो डू यू थिंक ये स्कोप कितना है आजकल इंडियन मार्केट में? ओके, बट आई थिंक ये जनरली एचआर के लिए थोड़ा बेटर रहेगा इनके साथ बात करने के लिए, क्योंकि उनको एक्सप्लेन हम्म, करेंगे एटलीस्ट वो न्यूट्रल रहेंगे। बट अगर आप बिजनेस हम्म, वालों के साथ आप जाके बोलोगे, देन ही विल नो कि इसको तो ये लाइन पे काम नहीं कर, समझ लिया कि आप वो कुछ स्किल लेके मेरे पास आ रहे हो, मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, फिर आप बोले को हम्म, आपको कुछ और एस्पिरेशन है, तो कहीं मेरा परसेप्शन चेंज हो जाए कि आपको तो फिर ज्वाइन करके कुछ और करना है, तो फिर मैं आपको लेना नहीं चाहूंगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो, किसको पूछ रहे हो, क्योंकि अलग अलग लेवल होते हैं। एक तो टेक्निकल राउंड होती है, एक मैनेजर राउंड होता हम्म, है,
और एक एचआर होता है, तो आप किसको क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। ऐसा ना हो कि फिर आपका तो वो इंटरव्यू में क्लियर करने के चांसेस ही कम हो जाए। राइट, यू कैन ऑलवेज आस्क, हम्म, इनडायरेक्टली पूछ सकते हो कि आप फ्यूचर में हम्म। कंपनी किस टाइप की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अगर किसी को कुछ और नया लर्न करना है तो क्या एक कंपनी इंकरेज करती है कि नहीं करती है। तो ये सब चीजें आप पूछ सकते हो उनको। I think, Ravin, you brought really very good things. Now, when you say that there are different rounds, कि एक आपका टेक्निकल राउंड हो गया, एक हम्म। आपका एचआर राउंड है, दूसरा हो सकता है आप बिजनेस हेड के साथ डायरेक्टली डील कर रहे हो। देयर मे बी कपल ऑफ अदर राउंड्स की आपका टेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड या कोई और कॉमन टेस्ट हुआ है ऐसे। कैन यू बाइफरकेट द फ्लो एंड व्हाट कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग दिस राउंड्स, ताकि वो क्लियर या फोकस रहे कि भाई ये राउंड का ये लॉजिक होता है, ये रीजन होता है, दूसरे राउंड का ये रीजन होता है, ये ऑब्जेक्टिव है। If you can throw some lights on those process, flow, and expectation. और तो आई थिंक इनिशियली सबसे पहले आई एम टॉकिंग फ्रॉम द एचआर पर्सपेक्टिव कि हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं। अगर कैंडिडेट मार्केट में एक ही होता है एक ही इंटरव्यू के लिए तो बहुत बहुत ईजी होती है। बट कभी कभी हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशन आते हैं, उसमें से फिल्टर करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि रेज्यूमे में ट्रू रिफ्लेक्शन आ जाए। जैसे एचआर बात करेगा उसे पता चलेगा कि ये कहीं पे सही एक्सपेक्टेशन है, सही मैच है कि नहीं है, कैंडिडेट को वो स्किल्स के बारे में एक्सपीरियंस है ही नहीं है। तो वो वाला थोड़ा सा फिल्टरिंग होती है, तो उसमें आप कॉन्फिडेंटली जो जो है वो आप उनको बता दीजिए। फिर उसके बाद आता है कभी वो टेक असेसमेंट दे देते हैं, जहाँ पे टेक असेसमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि उनको बेसिक्स आती है कि नहीं आती है। और कभी कभी हम्म, कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में उनको आता है नहीं आता है, तो दैट इज अ फिल्टरिंग काइंड ऑफ राउंड के उसको इंटरव्यूअर के साथ बिठाने के पहले क्या वो बेसिक्स को जानते कि नहीं, फाउंडेशनल नॉलेज है कि नहीं है। तो एक तो वो होता है, उसके बाद होता है कि टेक्निकल राउंड में, और टेक्निकल हम्म, राउंड में उनका काम होता है कि टेक्निकल डेप्थ गेज करने का, कि कितना है, किसका इंटरमीडिएट नॉलेज है, किसका एडवांस लेवल है, किसने कितना हद तक उस पर काम किया है। तो टेक्निकल इवैल्यूएशन में अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, अलग अलग स्किल्स होती है। हम्म, उस हिसाब से वो लोग आपको गेज करते हैं कि आपको कौन सी स्किल में कितना वाला है। एंड देन ओवरऑल देखते हैं कि आपका 70-80% फिट है, काम चल जाएगा, यू स्टिल बी एबल टू डू इट। या फिर कोई मस्ट हैव स्किल है बट आपकी उसमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो जिस हिसाब से आपको जेडी अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से right, स्किल्स में इंटरव्यू में पूछने वाले, उसके लिए आप प्रिपेयर कर लीजिए। उसके लिए आपको कभी स्क्रीन शेयर करके आपको कोई स्क्रिप्ट लिखने के लिए बोल देंगे, कोई कोडिंग हम्म, लिखने के लिए बोल देंगे, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद दोस्त, कि आपका जितना प्रिपरेशन पहले करोगे आप उसके लिए उतना उतना काम आएगा आपको। तो टेक्निकल में कीप ऑल दीज थिंग्स रेडी, जहाँ जहाँ पे हम्म, आपको एकदम डप पे हो, और जहाँ पे नहीं आ रहा है यू कैन प्रॉब्ली टॉक अबाउट कि आपका लर्निंग एरिया है, आप वहाँ पे और फोकस करना पाओगे, और क्या क्या कर रही हो उसमें आप अपना नॉलेज इंक्रीज करने के लिए। और उसके बाद आता है आपका मैनेजल राउंड। तो मैनेजल राउंड का जैसे आपने बोला ना, वो स्किल और बाकी एटीट्यूड और एप्टीट्यूड हाँ, वाला है, वो चीजें वहां पे आती है। क्योंकि अगर स्किल वाला बोलता है कि स्किल सही है, तो उसके बाद गेज करते हैं कि बंदा जो कंपनी में ज्वाइन करेगा, राइट, द कैंडिडेट जब ज्वाइन करेगा तो कितने हद तक कंपनी के साथ रहेगा, कितना कंट्रीब्यूट कर पाएगा, उसकी थॉट प्रोसेस क्या है, उसके माइंडसेट क्या है, उसकी कल्चरल वैल्यूज क्या है, कंपनी में फिट होगा नहीं होगा। तो वो टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, या फिर आपको माइंड को कि आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आपको कोई केस स्टडी दे देंगे, आपको कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे, फिर आप उनको उसमें से जान लेंगे कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है। तो उसमें नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा सही हो उसमें, बट आपका थॉट प्रोसेस देख रहे हैं कि आप सोच रही हो नहीं सोच रही हो, आप कौन से एंगल से सोच रही हो, राइट। तो वो हाँ, कुछ चीजें वो लोग बिजनेस राउंड में देखते हैं। और फिर आने के बाद एचआर राउंड में होता है। तो एचआर राउंड में देखते हैं कि कैंडिडेट कितना सीरियस है। अगर आप दूसरे लोकेशन में हो और आप अप्लाई कर रहे हो, समझ लो कि आप दिल्ली में हो, बैंगलोर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए वो चेक करेंगे कि आप कितना सीरियस हो, आप बैंगलोर क्यों आना चाहते हो, फिर ज्वाइन करोगे नहीं करोगे, आपके पास ऑफर है नहीं है, आप कंपनी में इंटरेस्टेड क्यों हो, आपकी गैप्स कितने हैं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस कितनी है, क्यों है, क्यों मांग रहे हो उतना। तो ये सब चीजें एचआर में भी थोड़ा सा वो एटीट्यूड वाला और बाकी चीजें भी देखते हैं कि आप सीरियसली लोगे कि नहीं लोगे, कंपनी को ऑफर को लोगे कि नहीं लोगे। तो ये सब कुछ कुछ चीजें वो एचआर में भी देखते हैं कि आप प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी है ज्वाइनिंग की। तो ये चीजें टिपिकली एचआर में देखते हैं, एचआर राउंड में। तो दिस इज हाउ द
डिफरेंट स्टेजेस होते हैं जहाँ पे अलग अलग टाइप से कैंडिडेट की जर्नी को असेस करे जाते हैं, एंड दिस इज हाउ कैंडिडेट कैन प्रिपेयर, ताकि वो सब अलग अलग राउंड्स को डिफरेंशिएशन देख पाए और उस हिसाब से प्रिपेयर कर पाए। दैट्स वंडरफुल नवीन, आई थिंक दिस इज रियली गुड इंसाइट्स। बिकॉज आजकल 2-3 राउंड तो कॉमन ही है, कई बार तो छह करेक्ट। सात राउंड तक तो आराम से कंपनीज आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर कैंडिडेट्स इन ऑल डिफरेंट एंगल्स डायमेंशन, वो जितना हो उस तरह से उनको देखना चाहते हैं। करेक्ट। एक क्वेश्चन इससे और आगे आता है कि एक होता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, and I'm sure with your vast experience, you have worked with different organizations in different sectors. तो एक होता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, एक होता है आप जिस डिपार्टमेंट या बिजनेस में जा रहे हो, एक वहाँ की रिक्वायरमेंट जैसा एक एरिया होता है कि किस तरह के स्किल्स टैलेंट और क्या चाहिए। तो ये जो फिटमेंट की बात आती है, तो वो किस तरह के फिटमेंट में लोग ज्यादा सिलेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, एंड डिसीजन मेकर सबसे बड़ा कौन रहता है इसमें, और उस केस में कैंडिडेट का क्या रोल रहता है फिर। राइट। सो आई थिंक फ्रेशर्स के मामले में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एटीट्यूड आएगा, क्योंकि बाकी सब तो ट्रेनिंग वेनिंग तो कंपनी दे देगी। तो दैट इज व्हाट दे विल लुक एट, के प्राइमरी फिटमेंट क्या है, एंड कैंडिडेट ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस लेके आएगा, किस टाइप की माइंडसेट लेके आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, और क्या करना चाहता है, एंड कितना ओपन है सीखने के लिए। हम्म। तो ये सबसे ज़्यादा देखते हैं फ्रेशर्स कैंडिडेट में। और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट में देखा जाता है, तो ऑब्वियसली टेक्निकल स्किल इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो उनको हायर कर रहे हैं। अगर मैं फ्रेशर और एक्सपीरियंस के हायर के डिफरेंस देखूं, तो आई एम हायरिंग एक्सपीरियंस पर्सन, क्योंकि वो कुछ नॉलेज लेके आएगा, कुछ एक्सपर्टीज लेके आ रहा है, जिसकी वजह से मैं अपना प्रोजेक्ट चला पाऊंगा और वो टाइमलाइन को मीट कर पाऊंगा। इसलिए वो टेक्निकल स्किल सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तभी मैं बोला कि टेक्निकल राउंड पहले होती है, उसके बाद होती है आपकी एटीट्यूड राउंड। क्योंकि फिर आपका देखेंगे एटीट्यूड कैसा है, फिटमेंट कैसा है, आप किस हद तक आप फिर अपने रोल के एक्सपैंड कर पाओगे और कितना वैल्यू ऐड कर पाओगे ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए ये दो राउंड तो मिनिमम होते ही होते हैं। कभी कभी ज्यादा भी करते हैं, क्योंकि उनको मल्टीपल एंगल से कैंडिडेट को देखना है, स्पेशली प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन में है जहाँ पे रोल क्रिटिकल है या सीनियर रोल पे है। तो उनको सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि कैंडिडेट का सबका किस टाइप का फीडबैक आ रहा है, कि अलाइंड है सबका नजरिया ठीक है, या मिक्स फीडबैक आ रही है, तब वो कैंडिडेट को थोड़ा सा होल्ड कर देते हैं। तो उसकी वजह से कभी कभी वो मल्टीपल राउंड करते हैं। बट आई थिंक टेक्निकल फॉर एक्सपीरियंस पर्सन इन द रोल दैट दे आर लुकिंग एट, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कैंडिडेट के लिए भी। कभी वो जेडी से समझना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क एचआर की क्या एग्जैक्टली चाहिए उनको, कि जेडी में क्या इंपॉर्टेंट एरियाज है जहाँ पे फोकस करना है। उससे कैंडिडेट बहुत ठीक से प्रिपेयर कर पाएगा, और जाके फिर जो कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में या फिर सर्विसेज के बारे में नॉलेज थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा के फिर वो रिलेट कर सकते हैं कि मेरे एक्सपीरियंस कंपनी को कैसे कम आएगा। क्योंकि एंड ऑफ द डे कंपनी हायर करी है, तो उनको है कि ये कैंडिडेट कैसे मेरे को वैल्यू ऐड करेगा। राइट, उसकी वजह से कैंडिडेट्स को वो लोग हायर करते हैं। तो कैंडिडेट हैज टू अंडरस्टैंड एंड बिकम वेरी सिंपल, कि कैंडिडेट समझ पाए कि कंपनी क्यों हायर करी है, क्या प्रोजेक्ट है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती है, कंपनी के पास क्या कमी है जो वो फुलफिल कर पाएंगे, जहाँ पे वो गैप फुलफिल कर पाएंगे। तो वो अंडरस्टैंडिंग अगर वो कैंडिडेट को मिल जाता है, देन इट बिकम्स वेरी इजी टू प्रिपेयर। कि उनको अगर चाहिए कि आप क्या सुनना चाहती हो, आपको क्या चाहिए मेरे में से, देन आई विल अलाइन माई सेल्फ अकॉर्डिंगली प्रिपेयर। अगर मैं अपना सिर्फ मोनोटोनस प्रिपरेशन करके जाऊंगा एकदम अलग से, तो दैट विल नॉट हेल्प, बिकॉज यू आर लुकिंग एट समथिंग और मैं कुछ और बोल रहा हूँ। तो वो अलाइनमेंट मिसमैच हो जाती है। इसलिए कैंडिडेट्स को स्मार्ट होना चाहिए और उस हिसाब से अंडरस्टैंड करके प्रिपेयर करना चाहिए। या फिर वो कंपनी में कोई कनेक्शन हो ऑनलाइन, या फिर कोई सीनियर काम कर रहा हो, तो उनसे बात करके और थोड़ा सा नॉलेज गैदर करना इंपॉर्टेंट होता है। फिर आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो कि आप का कोई दोस्त वर्क कर रहा है, उसने इस कंपनी के बारे में ये सब चीज़ें बताई, ये कल्चर है, यहाँ पे ये वाला अपॉर्चुनिटीज आती है। तो उस हिसाब से आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाओगे। Naveen, you are a global talent acquisition head. So when you are dealing with clients outside India, maybe they might be European or US or any other part of world or Middle East or any other part of world, there are cultural difference, there are professional conducts difference. Uh, what do you suggest where local candidates are going for a companies or which has a global exposure, where teams are divided geographically, not in India but across the globe, and you have clients, their requirement, different cultures, larger projects.
your team are also having a different people from a different geographic locations. Uh, how do candidates probably understand this mindset in terms of cultural conduct and in terms of professional conduct? तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट होती है कम्युनिकेशन, राइट? क्योंकि आप कम्युनिकेशन इंग्लिश होती है और कैसे कम्युनिकेट करते हो वो इम्पोर्टेंट होता है। इंग्लिश तो कोई भी बात करेगा, बट आप कैसे वो जनरल टोन में बात करते हो, वो जनरल लैंग्वेज होती है, तो वो वाली चीजें थोड़ा सा मैटर करता है जब आप ग्लोबल ऑडियंस को बात करते हो, रिप्रेजेंट करते हो। बट थैंकफुली कि ये ग्लोबल कल्चर बन गया, तो पहले क्या है कि कंट्री स्पेसिफिक बहुत सारे कल्चर्स रहते थे, अलग अलग चीजें। स्पेशली व्हेन यू वर्क इन दैट कंट्री तो थोड़ा सा ज्यादा जानना होता है। बट जैसे आप रिमोटली काम कर रहे हो, ग्लोबल कॉल पे यार, तो एक टाइप का डेकोरम होता है जो आपको मेंटेन करना होता है। एक टाइप की कम्युनिकेशन होती है जहाँ पे आप जनरल न्यूट्रल या फिर जेनरिक वो इससे इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो सब जगह पे एक्सेप्टेबल होती है। क्योंकि आप कुछ कुछ चीजें आप आपकी कंट्री के हिसाब से कुछ बोलोगे या कुछ और बोलोगे तो किसी और को शायद अच्छा ना लगे। तो इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे कम्युनिकेट करती हो। और थैंकफुली अभी इंडिया में काफी लोग रिमोटली काम करते हैं, अलग अलग कल्चर में से आते हैं। तो इंडियंस आई थिंक ग्लोबली आर very well suited to interact with different cultures and different geographies. I think that's where we have a slight better edge compared to other countries. तो आई थिंक उसकी वजह से हमारे पास वो एडवांटेज है। तो आई थिंक कम्युनिकेशन एक होता है कि जो आप सीख सकते हो। तो जैसे मैं भी कभी कॉर्पोरेट में आया था, ग्लोबल क्लाइंट के साथ बात करना स्टार्ट किया था, राइट? सो जैसे बात भी होती थी, बट मैं बाकी लोगों को ऑब्जर्व भी करता था कि मेरी जो सीनियर्स है, मेरे जो काउंटर पार्ट्स है, कि वो लोग कैसे बात कर रहे हैं, एंड देन आई टू टेक फीडबैक फ्रॉम देम। कभी वो लोग फीडबैक ही देते कि कुछ कुछ ऐसे वर्ड यूज नहीं करते हैं, कुछ कुछ व्हाट आर द गुड वर्ड्स यूज और डिफरेंट बेटर वर्ड्स यूज। तो वो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। जब भी आप कुछ नया चीज करना चाहो, always have that learning mindset in mind कि how can I improve। और this is what has been there with me from starting of my career, कि how do I continuously keep improving what I'm doing। तो उस हिसाब से मैं काफी फीडबैक लेता रहता हूँ लोगों से। और मैं अपने आप को कभी देखता हूँ, कभी कोई रिकॉर्डिंग होती है वो भी देखता हूँ। उससे मेरे को पता चलता है कि मैं कैसे इम्प्रूव कर रहा है। आई थिंक दैट द रीजन अभी वो जैसे ऑटोमेशन, एआई सब कुछ आ गया है। जो डिफरेंशिएट करने वाला होगा वो आपका होगा कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन स्किल, इन्फ्लुएंसिंग स्किल, क्रिएटिविटी, हाँ, कॉग्निटिव स्किल्स। ये कुछ कुछ चीजें मैटर करेगी, क्योंकि बाकी चीजें तो बहुत कुछ ऑटोमेट हो रही है। जो ऑटोमेट नहीं हो पाएगा वो है ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो आप जब तक right. आपका ह्यूमन इंटेलिजेंस को डिफरेंशिएट करते रहोगे मशीन के साथ, आपकी जॉब भी रहेगी और आप कंपनी को भी वैल्यू ऐड करते रहोगे। Oh, fantastic. I think Naveen, with that, I'm eager to ask, the next question on those skills. कि इसके एविडेंस कोई कैसे बता सकता है? व्हेन यू से कॉग्निटिव स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स, या कम्युनिकेशन शायद एक कॉमन है तो लोग ज्यादा सीरियस है अबाउट दैट, आई बिलीव राइट। दैट। बट व्हेन यू से दैट कॉग्निटिव स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स, इसके एविडेंस कैसे पता चलेंगे कि यस आई हैव, लेट्स से लेवल 1 और लेवल 2 इन दैट केस? maybe I'm राइट। not expert, but at least I'm not at beginning level. तो एक तो ये है कि ये कैसे, जैसे आपने कहा कि आप अपने खुद के वीडियो देखते हैं, यू आर डूइंग ऑब्जर्वेशन, दैट्स द बेस्ट थिंग probably to learn within your environment. राइट। So the next thing is, let's say that how someone can prepare for this kind of role, which शायद उनको कॉलेज में या कहीं पे नहीं मिला होगा, बिकॉज कॉलेज का एक लिमिटेड एनवायरनमेंट होता है। करेक्ट। सो इस तरह के सिचुएशन में कैसे कैंडिडेट्स को प्रिपरेशन या करनी चाहिए? आई थिंक वन इज जितना आप अपने आप को समझ सको, बिकॉज योर इफ यू आर ट्रू टू योर सेल्फ, कि आपको आपका सही कैपेसिटी, आपकी पोटेंशियल, आपको जानकारी खुद हो, दैट इज हम्म, बेस्ट। जब हम्म, अपना अगर आप अपने आप को ही बेवकूफ बनाओगे या फिर फूल हम्म, करोगे, देन इट्स नॉट हेल्पिंग, राइट? देन यू आर ऑलवेज इन परसेप्शन के आप सबसे बेस्ट हो, राइट? सो इट्स ऑलवेज टू गुड टू बी एट अ लेवल जहाँ पे आप खुद अपने आप को जानते हो। प्लस हम्म, यू हैव टू ऑलवेज टॉक टू योर मेंटर्स, कोलीग, जिसको आप ट्रस्ट करो, जिसको आपको लगे कि वो सही फीडबैक देगा और झूठ मूठ का वेरी गुड नहीं बोलेगा। अगर अगर कोई झूठ मूठ का बोलेगा तो वो आपका ईगो को और बूस्ट करेगा, बट एक्चुअली उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं होगी। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ अच्छे अच्छे कोलीग्स या नेटवर्किंग, आपके जो फ्रेंड्स हो या मेंटर्स हो, उनके साथ आप ये करके आप उसमें से फीडबैक लीजिए। और दूसरा होता है कि जब आप कुछ काम कर रहे हो उसका आप इम्पैक्ट देख रहे हो, आप उसका रिजल्ट देख रहे हो,
उससे आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या, एंड देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो कर रहे हो वो तो ठीक है, बट किसके लिए कर रहे हो उसको कैसे लगा। राइट, जैसे अब कस्टमर्स होते हैं तो कस्टमर्स का फीडबैक लीजिए कि कस्टमर को कैसे लगा प्रोडक्ट और सर्विसेज, राइट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्चुअली द ट्रू ट्रांसलेशन ऑफ कि आपका काम कैसा है। अगर मैं कोई काम कर रहा Correct. हूँ अपने बॉस के लिए, अपने क्लाइंट के लिए, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। राइट, जैसे मेरे को बोला गया कि मेरे को ये 24 घंटे में काम करके देना है, तो मैंने 24 घंटे में काम किया नहीं किया, दैट इज फर्स्ट थिंग। अगर कर पाए वेरी गुड। सेकेंड है कि वो शायद 24 घंटे की जगह पे मैंने 12 घंटे में कर दिया, तो दैट मीन्स इट्स गुड कि मैं मैंने में काबिलियत है कि 24 घंटे वाला जो काम था मैंने 12 में कर, दैट मीन्स आई एम मोर एफिशिएंट। राइट, वो होता है सेकेंड पता लगाने का। थर्ड होता है कि उससे इम्पैक्ट क्या हुआ, क्योंकि मैं 24 घंटे का 12 घंटे में फटाफट करके बट क्वालिटी खराब है तो फिर इट्स स्टिल नॉट मीटिंग माई कस्टमर एक्सपेक्टेशन। तो थर्ड होता है कि उसका इम्पैक्ट क्या था, उसका रिजल्ट क्या था, डिड इट हेल्प समवन। तो उसमें मैं समझ लो कि मैंने 24 घंटे में 12 घंटे में कर दिया बट क्वालिटी खराब है, तो इसमें से मैं लर्निंग लूंगा कि भाई आई शुड नॉट बी टू ओवर कॉन्फिडेंट। वो 24 घंटे का 12 घंटे में शायद मैं 15 घंटे में कर लेता, बट मैं उसका क्वालिटी चेक कर लेता, किसी के साथ रिव्यू करा लेता या फिर कुछ और कर लेता, ताकि एंड आउटपुट जो जाता वो अच्छा जाता। अभी क्या है कि मैं 12 घंटे में कर दिया, वो तो अच्छा था बट क्वालिटी खराब हो गई, तो मेरा परसेप्शन खराब हो गया उसमें। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट स्टेज बाय स्टेज, सेल्फ असेसमेंट प्लस टेकिंग फीडबैक एंड देन लुकिंग एट द इम्पैक्ट, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन देखता है कि एम्प्लॉयज कितना इम्पैक्ट करते हैं। एंड एवरी ईयर परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी वही देखते हैं कि साल भर में आपने कंपनी के लिए क्या किया, आपका जो लास्ट ईयर में परफॉर्मेंस है आपने कैसे बेटर किया, आप अपने कोलिग्स के हिसाब से आप कितना बेटर कर रहे हो, और एज ए ऑर्गेनाइजेशन या फिर आपका प्रोजेक्ट क्लाइंट के लिए आपने कितनी वैल्यू ऐड की है, कितने नए आइडियाज लेके आए, कितने थॉट्स लेके आए। सो आई थिंक दिस इज व्हाट विल रियली मैटर एंड हेल्प पीपल सर्वाइव, कि आप कितना आगे तक जा पाओगे। अगर आप जो वही कर पाओगे जो ऑटोमेट हो जाएगा, तो फिर आपका तो फिर क्या काम है। फिर कंपनी बोलेगी कि फिर मैं तो कोई फ्रेशर के रख लूँ या फिर ऑटोमेशन एआई के साथ ही कर लूंगा, बट अनलेस यू आर ब्रिंगिंग इन दैट वैल्यू, तो वो आपको डेवलप करती रहनी पड़ेगी। उसके लिए कभी ऑब्जर्वेशन से बहुत कम आता है। तो मेरे लिए जो काम किया है एक तो था ऑब्जर्वेशन, क्योंकि कुछ नई चीजें मैं खुद, एक क्या होता है टेस्टिंग एनवायरनमेंट होती है, अगर मैं समझ लो कि कोई मेरे को रिपोर्ट डिजाइन करनी है, तो मैं वो रियल रिपोर्ट को कॉपी करके एक और एक रिपोर्ट बना के उसमें से मैं प्ले करूंगा, तो फिगर आउट कि कैसा बना है, क्या है, कैसे एनहांस कर सकता हूँ। फिर मैं जाके उसको एक्चुअल रिपोर्ट में जाके करूंगा, या फिर कोई कुछ बना रहा है रिपोर्ट में उसको बैठ के ऑब्जर्व करूंगा, या उसको पूछूंगा कि आपने ये कैसा किया, क्या क्या। तो आई एम लर्निंग दैट एज अ न्यू स्किल। तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ओपन, भले आप बड़े से हाई लेवल पोस्ट पे हो, राइट, बट यू शुड ऑलवेज बी ओपन टू लर्निंग फ्रॉम इवन जूनियर्स। वो ईगो नहीं होना चाहिए कि हाउ कैन आई समवन जूनियर टीच मी, वो सबसे लास्ट में होना चाहिए। Correct. I think that's really nice then. And with that, let's say एक और चीज आती है कि लर्निंग ओपन माइंड, दैट इज समथिंग विच यू हैव टू कीप गोइंग। कि आजकल ये हो नहीं सकता कि आप एक कुछ सीख के बैठ गए और सालों साल उसमें आपकी करेक्ट। लाइफ निकल जाएगी। आई बिलीव डेज आर गॉन, probably there are so many new things are coming, and करेक्ट। the pace at this, these new things are coming at very fast, means. So, with that, let's say if I move little bit from academic side, from college point of view, there is lots of buzz about IITs, IIMs. Of course, they are generating a really a great talent. But then there is talent available in tier two, tier three cities probably. मे बी शायद उनका एक्सपोजर नहीं मिला होगा, या तो वो दे आर इनटू हाइडआउट्स। समटाइम्स वी सी इन द क्लासरूम, देयर आर लॉट्स ऑफ डार्क हॉर्स जो शायद शांत बैठे हैं, बोलते नहीं है, बट व्हेन दे एक्चुअली गो ऑन फील्ड, ऑन द जॉब, they found they are much better than many of those who are very confident, very vocal in their classrooms. This is what we have observed over a period of time. Now, what do you think? How, as an HR, do you think you find those talents, not just relying on only with tier one kind of a college, maybe at fresher level or maybe afterwards? राइट, सो आई थिंक दैट्स अ गुड क्वेश्चन, एंड आई थिंक पिछले कुछ सालों में ये वाला थॉट प्रोसेस एचआर और कॉर्पोरेट्स में चेंज हो रहा है। लेकिन पहले थे कि कुछ कुछ कॉर्पोरेट स्पेसिफिकली कोई कैंपसेस में ही जाते थे, बट नाउ वो लोग क्या कहते हैं, शायद जाते भी हैं बट वो वहाँ पे लिमिटेड हायरिंग करेंगे, और बाकी क्या है कि दे लुक एट
जनरल टैलेंट इन द मार्केट। क्योंकि पहले क्या होता था कि मे बी 10 years अगो, जहाँ पे इंटरनेट नॉलेज, सेल्फ लर्निंग बहुत कम था, इट वाज हैपनिंग ओनली थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। बट अभी तो देर आर पीपल टॉक अबाउट यूट्यूब यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, गूगल यूनिवर्सिटी, राइट? तो लोग अपने आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ ट्राई कर रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो वो सेल्फ लर्निंग भी हो रही है, राइट? तो ऐसे नहीं कि आप अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हो तो पढ़ोगे तो आपका अच्छा सा नॉलेज होगा या आप अच्छे कैंडिडेट बन पाओगे। तो अभी वो नहीं है। अभी वो धीरे धीरे चेंज हो रही है। तो इसलिए कंपनीज क्या करती है, कभी वो हैकाथॉन्स करती है, कभी ओपन कोई असेसमेंट कर देगी, एंड एवरीवन, ऑल द कॉलेजेस आर अलाउड टू पार्टिसिपेट। तो उसमें से वो लोग छांट के अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स निकालते हैं, जो टीयर 2 से भी हो सकते हैं, टीयर 3 कॉलेज, या टीयर 2 टीयर 3 सिटी से भी आ सकते हैं। तो आई थिंक ये वाला माइंडसेट चेंज हो रहा है। एंड बिकॉज द पॉइंट आपने जैसे बोला था कि रैपिड चेंज हो रहा है, राइट? जो किसी ने पढ़ाई की है, भले आईआईटी में अच्छे से 4 साल किया होगा, बट अगर वो टेक्नोलॉजी अभी नहीं चल रही है या फिर वो काम नहीं आने वाला है, तो इट इज बैक टू जीरो, राइट? तो इसलिए पीपल आर नॉट इवन लुकिंग एट एजुकेशन डिग्री वगैरह, वो मेरे के लिए आज क्या लेके आएगा, मेरे लिए कंपनी के लिए क्या कर सकता है। तो कॉम्पिटेंसी देख रहे हैं। तो धीरे धीरे वो कॉम्पिटेंसी साइड पे जा रहे हैं लोग, जहाँ पे उनको पता है कि आजकल आज का जो मेरा प्रॉब्लम है वो कौन सॉल्व कर पाएगा। लाइक पहले क्या है कि मेरे लिए 5-10 साल तक कौन काम कर पाएगा, क्या सॉल्व कर पाएगा। बट अभी एवरीथिंग, बिजनेस डायनामिक्स इतने हो गए हैं, तो लोगों को चाहिए कि मेरे को आज की तारीख में मेरा प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा, मेरे को चाहिए। वो जूनियर हो, बड़ा हो, टीयर 1 से टीयर 2, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। So that is how the mindset is slowly changing, because people have realized के टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस से भी अच्छे बच्चे निकल आते हैं, जो कंपनी के लिए काफी ग्रो करते हैं, काफी वैल्यू ऐड भी करते हैं। That's wonderful. I think you have coined another very good term called competencies. Because see, colleges level पे there are many models through which colleges are disseminating information or knowledge. और उनके असेसमेंट एक अलग तरीके से होते हैं. देर आर ऑफ कोर्स उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट और चेंज आ रहे हैं. बट दिस इज अ वेरी गुड प्रॉब्ली मॉडल और वेज जो शायद कई बार कॉलेज मिस करते हैं या तो उसको एक पैरेलली चलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सो कॉम्पिटेंसीज, प्रॉब्ली दिस इज व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर कॉलेजेस, हाउ दे कैन एडप्ट दिस मॉडल ऑफ competencies rather than कि semester 1 यू हैव 5-6 कोर्स, आपने कंप्लीट किया, मार्क्स आया, सीजीपी हो गया, राइट। which is talk about entire overall course. But now how to, college can sign up different level of competencies. What is your suggestions for colleges? तो आई थिंक वो इन एकेडमिक वाइल जो उनके जो होते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। बट मैं एक रिसेंटली एक कैंपस भी गया हुआ था, तो उनसे भी वही बातें हो रही थी, कॉर्पोरेट रिलेशंस के साथ। तो बोला कि अभी स्टूडेंट बहुत स्मार्ट है, राइट? उनके पास सारी इंफॉर्मेशन नॉलेज है। तो आप उनको उतना ज्ञान मत दीजिए, मतलब वट एवर आर देयर इन बुक्स, राइट? सो उनको एक एनवायरनमेंट दीजिए जहाँ पे वो लोग कोलैबोरेट करें। समझ लो कि अगर मैं क्लास में एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ ऑन सम टॉपिक ऑन एआई, राइट? तो मैं स्टूडेंट्स को एडवांस में बोल दूंगा कि ये टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, प्लीज आप उस हिसाब से प्रिपेयर रिसर्च मार के आइए। फिर वो स्टूडेंट्स के बीच में मैं इंटरेक्शन कराऊंगा, राइट? आई विल एड ऑन टू द डिस्कशन, आई बी लाइक अ मॉडरेटर। तो उनके बीच में इंटरेक्शन होगा तो आइडियाज आएंगी, एंड देन मोर ब्रेन्स विल बी देयर, एंड इंटरेस्ट जागेगा लोगों पे, एंड देन वो एक्टिविटी रहेगी। क्योंकि अगर वो सिर्फ टीचर बोलता रहेगा 1 घंटे के लिए, तो स्टूडेंट को स्विच ऑफ हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और कभी उनको पता चलेगा "ये तो मैं को जानता हूँ, सर नया क्या बता रहे हैं"। तो उस हिसाब से लिटिल बिट ऑफ गाइडेंस एंड इंटरेक्शन बिटवीन द स्टूडेंट, क्योंकि सब लोग स्मार्ट है, सबके पास डिवाइसेस है, चैट जीपीटी है, सब अपना होमवर्क करके अपना प्रिपरेशन करके आ सकते हैं। तो वो वाला जैसे बनाओगे ना, तो दैट्स व्हेन दैट रेलेवेंसी विल कम। तब सब लोग बैठ के इंटरेक्ट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, और देन यू नो कि कौन एग्जैक्टली किस हिसाब से जा रहा है, नहीं जा रहा है, एंड देन यू कैन हेल्प इन गाइडिंग देम बेटर कि आप कहीं पे क्या कर सकते हो। उस हिसाब से ऑटोमेटिकली कॉम्पिटेंसी बिल्ड होगी, एबिलिटी बिल्ड होगी। और वो जो थोड़ा सा कॉर्पोरेट में जैसे चलता है ये वाली चीज, ये प्रिपरेशन आएगी जहाँ पे प्रैक्टिकलिटी आएगी कि मैं अगर काम करना है, हाउ आई एम गोना बी इंटरेक्टिंग। लाइक आई सेड, कम्युनिकेशन इज वन स्किल, कोलैबोरेशन इज अनदर स्किल। क्योंकि आप जब तक कोलैबोरेट नहीं करोगे ह्यूमंस के बीच में, हाउ टू इंटरेक्ट, हाउ टू कोलैबोरेट, हाउ टू इन्फ्लुएंस, हाउ टू नेगोशिएट, ये सब चीजें, हाउ टू पुट अक्रॉस योर आइडियाज, वो सब चीजें अगर कॉलेज के लेवल पे होने लगा, तो इट विल बी मच मच इजियर फॉर देम टू सर्वाइव एंड नेविगेट व्हेन दे जॉइन अ कंपनी।
That's very nice. I think, see, because we hear this word competency so many times, and I think that is what one of the way of assessment of many organizations, or to Correct. see and the level of competencies. So I think now that's a time for us, to adopt those competencies matching way of, But of course, you are rightly said that the role of faculties become, different. You correctly said that we are more like a moderator or a guide or mentor now, rather than just delivering some concept. Correct. And Of course, that's really fantastic. That uh, one thing, Naveen, just to add more things, little bit on the faculty side or something called a research side. वो कहते हैं ना, इंडिया में काफी हद तक रिसर्च बहुत कम जगह पे होता है, ऐसा कहते हैं, और बाकी Correct. सारा इज जस्ट अवर बॉलीवुड जैसे कहता है ना कि साउथ का मूवी कॉपी कर लिया, तो बाकी सब ज्यादातर वही चल रहा है, ऐसा कह रहे हैं. एंड Right. द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस और बाय कंपनीज, where company funding let's say research grant प्रॉब्ली अभी शायद शुरू हुआ है, या शायद बड़े ऑर्गेनाइजेशन या जो एक टियर 1 कॉलेजेस जिसको कहते हैं, जहाँ पे बहुत अच्छा है. Like I being there with IIT Madras and found it's more like a research institute, and there are many such IITs, IIMs, and there are many institute who can say that कि वो सिर्फ research करते हैं. Academic would be the byproduct of those research. Probably one can say that. Right. Uh, how organization can help or involve with more such institute in terms of having share their grants or concept or technology or platform to allow students and faculties to be part of research work. Uh, what is your call or take in terms of industries that if they are coming, how they are coming, and why not many institutes they should come and fund the projects uh, to get so that the faculties as well as student get knowledge or practical exposure, and there would be outcome as a research. राइट. सो आई थिंक इसमें द सिनेरियो अभी थोड़ा सा बेटर है कंपेयर टू मे बी 10 years अगो. बट ऑब्वियसली लाइक यू राइटली सेड देयर इज डेफिनेटली स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट के कैसे ये एडिशनल सपोर्ट दिया जाए, सो दैट मोस्ट कॉलेजेस कैन बेनिफिट और उनको लॉन्ग टर्म में आए. आई थिंक प्रोबेबली जैसे अभी आई एम नॉट श्योर देयर इज एनी लॉ राइट नाउ, बट जैसे वो CSR वाला था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे थोड़ा सा उनको देयर इज पर्टिकुलर पुश जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से दिया है कि कॉर्पोरेट में करना चाहिए. तो सिमिलरली अगर कोई गवर्नमेंट निकाले रूलिंग्स इन दैट कि आप जो हाँ, भी इंस्टीट्यूशन में एकेडेमिया में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे दैट बी लाइक अ टैक्स फ्री, और ऐसा कुछ उनके लिए कोई पर्क दिया जाए कंपनी के लिए कि आप पे करोगे तो आपका इतना सा बेनिफिट मिलेगा कंपनी को, राइट. सो अंटिल अनलेस वो कैरेट नहीं दिखेगा कॉर्पोरेट्स को, इट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू रियली पार्टिक, राइट. बिकॉज कॉर्पोरेट का मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट्स का मोटिव इज प्रॉफिट जनरेशन, राइट. उनके इन्वेस्टर्स होते yeah, हैं, उनके बोर्ड बोर्ड होती है, कस्टमर्स होते हैं, सबके लिए उनको करना होता है. तो दिस बिकम मोर लाइक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट वो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप कैसे मोटिवेट करोगे, कैसे हाँ, इंसेंटिवाइज करोगे, आई थिंक दैट विल बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ कॉर्पोरेट जो अभी पार्टनरशिप करती है काफी कैंपसेस के साथ, हाँ, जहाँ पे फैकल्टीज और स्टूडेंट्स की अलग से कोचिंग करती है, या फिर उनके कस्टमाइज कराती है कुछ कोर्सेज के, हाँ, हम इतने स्टूडेंट्स को हाँ, पिकअप कर लेंगे तो उस हिसाब से हम उनको ट्रेन करते हैं. तो उनका ट्रेनिंग कॉलेज के टाइम से स्टार्ट हो जाता है. आई थिंक ये मॉडल रेप्लिकेट होने लगा है. काफी जगह पे इंटर्नशिप 2 महीने 3 महीने का हुआ करता था, अभी 6 महीने का हुआ है. कुछ जगह पे 1 साल का भी दे रहे हैं. सो देव अंडरस्टूड right, के प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है. हाँ, तो कुछ कुछ कैंपसेस बोलते हैं कि अगर किसी के पास 1 साल का इंटर्नशिप भी दे रहा है, उसका कुछ सबमिशन में कुछ चीजें नहीं हो पा रही, तो स्टिल ओके, क्योंकि उसको प्रैक्टिकल एक्सपोजर नॉलेज मिल रहा है. देव अंडरस्टूड के वैल्यू ये ज्यादा है कंपेयर टू जस्ट प्योर एकेडमिक. तो वैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है. काफी इंस्टीट्यूशन, काफी एकेडमियाज अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी ला रहे हैं सिस्टम में, ताकि वो स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर पाए, कॉर्पोरेट के साथ पार्टनरशिप कर पाए, और वो अलाइनमेंट आ सके. नहीं तो क्या होगा कि अगर अकेडमी में जो उनको करना है करेंगे और कॉर्पोरेट जो उनको चाहिए करेंगे, तो फिर वो अलाइनमेंट नहीं आएगी. तो वो हैंडशेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी वजह से आई थिंक लॉट ऑफ कॉलेजेस आर वेरी ओपन नाउ. तो वो लोग काफी
एकेडमिक प्रोफेसर्स को बुलाते हैं, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स बुलाते हैं और बातें करते हैं। आई थिंक दैट इज द डायलॉग दैट इज ऑनगोइंग। काफी चीजें, प्लस गवर्नमेंट इज ऑल्सो डूइंग लॉट ऑफ स्किल के हिसाब से अपस्किलिंग क्रॉस स्किलिंग के लिए काफी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी है। आई थिंक दिस इज ऑल really helping up, but obviously there is some more area which can be improved. Right. So I think that's wonderful. I believe that's a really good idea. Like 2% of CSR what government companies has to spend. Similar things if they are given that some percent of that profit, maybe a 1% if you start with, then they can spend with research or research grant from corporate to to institute, and probably have leverage on taxation. I think so that would be rightly said that कि वो carrot दिखाना पड़ेगा तो corporates will Correct. move in that direction. Correct. Uh, Or probably they could maybe allocate certain, university campuses to certain companies, कि आपको ये दो right. कंपनीज, एक कंपनी, डिपेंडिंग ऑन कितने कंपनीज Hmm. है, कितने कॉलेजेस है, एंड प्रोबेबली हाँ, आई थिंक 1:1 कर सकते हैं, दैट आपको ये 1 साल के लिए, 2 साल के लिए आपको ये इंस्टीट्यूट, एंड दे हैव टू डू रोटेशन ऑल्सो, सो दैट हाँ, इंस्टीट्यूट कैन बेनिफिट फ्रॉम अदर कंपनीज लेटर ऑल्सो। तो वैसे वाला कुछ सिस्टम निकाल दे जहाँ पे आपको बोला कि आपको ये कैंपस को मेंटर करना फ्रॉम अ कॉर्पोरेट स्टैंड पॉइंट एंड डू दीज थिंग्स। तो हाँ। वैसे अगर बन जाए तो भी इट कैन वर्क, जहाँ पे यू हैव अ पर्टिकुलर क्लियर क्लैरिटी के आपको कौन सा कॉर्पोरेट, कौन सी इंडस्ट्री आपको सपोर्ट करेगी, एंड देन वो ग्रोथ होगा। That's a wonderful idea. That with that, I have just one more question. When you say that internship for students की पहले 3 महीना या अभी 6 महीना हो रहा है, साल भर भी हो रहा है. What is your take on that internship for faculties, those who are teaching? राइट। Is corporate open for And I them? think it is very very important, but I think उसको so I think faculty internship is a good concept, क्योंकि जब तक अगर faculty like HR वाला था ना बिजनेस और कैंडिडेट के बीच में, तो फैकल्टी इज अ मीडिएटर बिटवीन द कॉर्पोरेट एंड द स्टूडेंट। उनके पास काफी ज्यादा मेच्योरिटी एक्सपीरियंस होता है, जो स्टूडेंट्स को पास कर पाएंगे। राइट, तो आई थिंक इट्स वेरी गुड कॉन्सेप्ट, एंड आई थिंक इसमें थोड़ा सा और फोकस होना चाहिए कि आप फैकल्टीज को कैसे मेंटर कर पाओगे और कितने टाइम के लिए, ताकि उनको पता चले कि कॉर्पोरेट में क्या चल रहा है। क्योंकि जैसे मैं बता रहा था कि आप फैकल्टी गाइड होगा, मेंटर होगा स्टूडेंट्स के लिए, बट मेंटर और गाइड तब बेटर बनेगा जब उनको पता है कि कॉर्पोरेट में क्या चल रहा है। एंड रैपिडली इतनी टेक्नोलॉजी बदल रहे हैं, इतने एरियाज में बदल रहे हैं, तो जैसे वो लोग रिसर्च करते हैं, तो दे शुड ऑल्सो बी एबल टू डू रिसर्च अलॉन्ग विद द कंपनी, ताकि कंपनी को भी थोड़ा सा बेनिफिट मिल पाए कुछ एरिया पे, जहाँ पे वो सेंटर ऑफ एक्सपर्टीज जैसा कुछ काम कर ले। Mhm. जैसे जैसे फैकल्टी ने कुछ रिसर्च किया हुआ है या कोई पीएचडी की हुई है, तो इट शुड बी टू वे, क्योंकि कंपनी सिर्फ मेंटरशिप या कुछ देना चाहेगी तो बट बदले में भी कुछ एक्सपेक्ट करेगी, क्योंकि वो इन्वेस्ट कर रही है टाइम, बैंडविड्थ किसी के लिए। तो इट शुड बी अ विन विन सिचुएशन, जहाँ पे फैकल्टी भी उनको कुछ गाइडेंस दे पाए, कुछ रिसर्च पेपर, कुछ भी इंफॉर्मेशन दे पाए, एट द सेम टाइम कॉर्पोरेट से कुछ नई चीजें सीख पाए, ताकि उनको बेनिफिट हो, फिर वो स्टूडेंट एकेडेमिया को आगे पास ऑन कर दे। आई थिंक इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट, एंड ये होना चाहिए, ताकि ये लर्निंग उनके लिए भी बढ़े एंड वो रेलेवेंट भी रहे। क्योंकि अभी क्या है कि अगर फैकल्टी सिर्फ एक लिमिटेड तक पढ़ाई करते हैं जो भी उनके पास है, बट उसके बाद जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है जो कॉर्पोरेट में चल रहा है, वो थोड़ा सा गैप बन जाता है। इसलिए वो इम्पोर्टेंट रहेगा कि जहाँ पे वो भी इंटर्नशिप स्टूडेंट्स के साथ साथ कर ले या कुछ और अलग एरिया से कर ले, ताकि उनको भी थोड़ी सी लर्निंग एनहेंस हो जाए। So in that case, कॉर्पोरेट के रास्ते कैसे और किस तरह से ओपन अप हो सकते हैं ये कॉन्सेप्ट के लिए? तो आई थिंक जहाँ पे जिस जिस कैंपसेस से कॉर्पोरेट लोग आते हैं प्लेसमेंट के लिए, आई थिंक दैट वुड बी गुड स्टार्ट पॉइंट, क्योंकि वहाँ पे आप अगर उनको दिखा पाओ कि हमारे पास ये स्टूडेंट्स है, बट अगर जो हमारी फैकल्टी आपके साथ कंपनी में करेगी, तो स्टूडेंट को जो 4 साल पढ़ाती है, दिल बी एबल टू ब्रिंग दैट। अगर आप वो नैरेटिव बिल्ड कर पाओ कि अगर फैकल्टी अगर बेटर हो पाया, तो फिर स्टूडेंट कैसे क्वालिटी बेटर होगी। अगर आप वो स्टोरी, नेविगेशन, करिकुलम, सिलेबस, अगर आप वो उसका बना पाओ कि स्टैंडर्ड, अगर आप ये करोगे तो आपके स्टूडेंट हम अच्छी क्वालिटी आपको दे पाएंगे। अगर आप कर पाओगे, देन कॉर्पोरेट बिलीव करेगा और समझेगा कि हाँ, अगर मैं फैकल्टी को बेटर करूंगा तो स्टूडेंट बेटर आएंगे, तो मेरे लिए बेटर होगा। तो इट शुड बी लाइक अ विन विन फॉर देम। तो उस हिसाब से अगर आप कॉर्पोरेट जाके, एकेडमी जाके कॉर्पोरेट से साथ बात करेगा, तो आई एम श्योर दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस और कैसे उनको इम्पैक्ट होने वाला है। एंड देन जैसे कोई आप गेस्ट फैकल्टी को बुलाते हो आपके कैंपस में, उनके साथ इंटरेक्शन करने के साथ आई एम श्योर कि आप उनके साथ और मे बी कोई प्रोजेक्ट पे काम करोगे, या कोई एक्सपर्टीज पे, या फिर आप किसी चीज पे शैडो कर पाओगे।
सो चलिए अब आते हैं एक स्पाइसी सेगमेंट पे। मिथ या मिर्ची। मैं बोलूंगा एक स्टेटमेंट, आप बताइए क्या वो मिथ है या फैक्ट है। फ्रेशर्स की जेडी में सब कुछ लिखना जरूरी है, वरना वो समझ नहीं पाएगा। तो आई थिंक इट्स अ मैथ। आई थिंक सब लोग समझ पाते हैं जीडी को। तो आई थिंक इट्स अ मैथ के सब कुछ डालने से उनको कंफ्यूज होगा, तो आई डोंट थिंक दैट्स देयर। टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज के स्टूडेंट्स कंपनीज को सीरियसली नहीं लेते। आई थिंक दिस इज अ फैक्ट, क्योंकि पर्सनली जब मैं कैंपसेस में जाता हूँ गेस्ट लेक्चर देने के लिए, तब पता चलता है कि कुछ कुछ लोग सीरियस उतना नहीं दिखा रहे हैं। जैसे वो बात सुनते नहीं है, जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे वो ऑडियंस बिहेव करती है ऑडिटोरियम में, उससे पता चलता है कि कभी कभी वो समझते नहीं है कि कॉर्पोरेट्स को क्यों बुला रहे हैं, और वो उनका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, अपना नॉलेज ज्ञान कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आई थिंक आई हैव सीन दैट हैपनिंग इन some of the colleges that I've gone to, tier 2 tier 3 में compared to tier 1 में, जहाँ पे काफी स्मार्ट बच्चे होते हैं और काफी स्मार्ट क्वेश्चन पूछते हैं गेस्ट लेक्चर्स के टाइम, जो टियर 2 टियर 3 में थोड़ा सा कम है। फैकल्टी इंटर्नशिप इन कॉरपोरेट में इम्पॉसिबल है। आई थिंक दैट्स अ मैथ। आई डोंट थिंक एनीथिंग इज इम्पॉसिबल। जहाँ पे देयर इज अ आउटकम व्हिच इज डिफाइंड, जहाँ पे आउटकम डिफाइन होता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। सॉफ्ट स्किल सीखना स्टूडेंट्स की पर्सनल जिम्मेदारी होती है। आई थिंक सीखना तो सबकी खुद की जिम्मेदारी होती है, बट क्या सीखना है वो कॉलेज और कॉर्पोरेट की जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर बता देंगे कि ये चीज़ों में आपको एक्सपीरियंस करना है, ये इस चीज़ों में इम्प्रूव करना है सॉफ्ट स्किल्स में, तो फिर वो बच्चों की जिम्मेदारी है कि वो कैसे उनको करें। तो उनको रास्ता दिखाना है, बट रास्ते पे चलना है स्टूडेंट्स को। तो आई थिंक दैट्स अ myth, because the factor is that it has to be told what needs to be learned. बिजनेस और एचआर का डिस्कनेक्ट से प्लेसमेंट सफर होता है। आई थिंक दैट्स अ फैक्ट, क्योंकि कभी कभी क्या है कि एक्सपेक्टेशन ऊपर से आती है, दो तीन लेयर होता है, फिर एचआर आती है, फिर जब तक स्टूडेंट्स को आता है कभी कभी वो बीच में गैप आ जाती है। सो दैट्स अ फैक्ट। ओके। अगर कैंडिडेट कॉन्फिडेंट हो तो स्किल की कमी छुप जाती है। करेक्ट, अगर वो फ्रेशर के मामले में है तो डेफिनेटली छुप जाती है, बट अगर वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट को हायर करे तो वो कहीं ना कहीं बाहर दिख जाता है कि कितना है कि नहीं। बट जनरली कॉन्फिडेंस इज समथिंग दैट सेल्स, इसलिए बोला कि वो कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन, जैसे कम्युनिकेट करती हो उसमें अगर कॉन्फिडेंस आए तो वो थोड़ा सा 20-30% वो गैप भर देता है। हाँ, जॉब मिलने के बाद सब सेट है, बस चिल करो। I think that's a myth, because the real work start there. It's a foundational thing. जो वो फाउंडेशन बेसिक आपका कैसे बनता है, जॉब मिलना इज एन अपॉर्चुनिटी विच इज ब्रेक, बट वो ब्रेक को आप कैसे रियली यूटिलाइज करोगे, कैसे आप अपना फाउंडेशन स्ट्रांग बनाओगे, क्योंकि आप जो इनिशियली 2-3 साल में जो करते हो वो आपके नेक्स्ट 4-5 ईयर्स को डिफाइन करता है। जितना सीखते हो, जितना आप एक्सपोजर मिलता है, जितना आप अपने हाथ गंदे करोगे, उस हिसाब से आपको एक्सपोजर मिलेगा, और दैट डिफाइंस कि आप करियर में कितना ग्रो करोगे और आपको कितना पोटेंशियल आपका अर्निंग होगी नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में। ओके, थैंक यू सो मच नवीन। आई थिंक लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज कॉल्ड रैपिड फायर। सो अब टाइम है, मतलब सबसे डेंजरस सेगमेंट का, एचआर का रैपिड फायर। ये क्वेश्चन सिंपल नहीं होंगे, थोड़ा ट्विस्ट भी होगा। सो आर यू रेडी फॉर दैट? डेफिनेटली। ओके। सो so this is rapid fire round. I have some 7-8 questions and let me start with, एक फ्रेशर कैंडिडेट ने आपसे बोला मुझे रिमोट जॉब चाहिए, बट पैसे भी टॉप सिटी से चाहिए। आपका वन लाइन रिप्लाई। वो तो जो हमेशा फेमस होता है, थैंक यू वेरी मच, एचआर विल गेट बैक टू यू। बस वही होगा और क्या होगा, बिकॉज मतलब ऑब्वियसली दे शुड हैव प्रॉपर एक्सपेक्टेशन, क्योंकि वो जैसे बोला कि लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। अगर कोई ये सब पर्क्स अगर स्टार्टिंग से देख रहा है करियर में, देन दैट इज अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन दैट दे आर हैविंग विद देम। Correct. Wonderful. This really, help for many candidates, which feel sometimes, कि उनको सब आ गया and उनके जैसा कोई नहीं है।
तो उसके लिए व्हाट आई कीप सेइंग पीपल इज, आप पैसों के पीछे मत भागो, आपकी काबिलियत इतनी बना दो कि पैसा आपके पीछे भागे। या, दैट्स ट्रू। ओके, दैट्स वंडरफुल आंसर, यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको एक स्टूडेंट मिला जिसका एटीट्यूड स्ट्रांग है लेकिन टेक्निकल स्किल वीक है, हायर करेंगे? डेफिनेटली, अगर मेरे को लग रहा है कि पोटेंशियल है उसमें एंड एस्पिरेशंस है उसके, तो डेफिनेटली मैं हायर करूंगा। ओके, आपकी विश लिस्ट में फ्रेशर कैंडिडेट में क्या होना चाहिए? आई थिंक एक तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ओपन टू लर्निंग होनी चाहिए, प्रोएक्टिवनेस होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, राइट, किसी स्किल किसी कंपनी को लेने के बाद। सो आई थिंक दीस आर फ्यू एस्पेक्ट्स में जो देखता हूँ कैंडिडेट्स के अंदर, उससे पता चलता है कि जस्ट अ गुड कैंडिडेट और नॉट। ओके, एक रेड फ्लैग जो आपको तुरंत दिख जाता है इंटरव्यू में। एक होता है कि जहाँ पे कोई कवर अप ट्राई करने का ट्राई कर रहा है, मतलब किसी को पकड़ा गया, किसी को कुछ क्वेश्चन है, मतलब इंस्टेड ऑफ एक्नॉलेजिंग कि नहीं आता है तो उसके बारे में कुछ भी बोलना स्टार्ट कर देता है, तो पता चलता है कि दिस कैंडिडेट इज नॉट कॉन्फिडेंट और इज ट्राइंग टू कवर अप एंड बी स्मार्ट, बट एक्चुअली स्मार्ट नहीं है। ओके, फ्रेशर कैंडिडेट का सबसे अच्छा क्वेश्चन जो किसी ने पूछा हो आपको। आई थिंक इट्स मोर ऑन द करियर के बारे में, कि कंपनी की साइड से क्या है, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं कि कंपनी क्या करेगी स्टूडेंट्स के लिए, उनका डेवलपमेंट कैसे होगा, ग्रोथ कैसे होगा, करियर पाथ कैसा है। तो दो आर द थिंकिंग कैंडिडेट्स के, वो जानना चाहते हैं कि कंपनी क्या देगी उनको, उनके लिए वाई इज अ कंपनी गुड, किस टाइप की लर्निंग्स आएगी उनको, किस टाइप का सपोर्ट मिलेगा उनको। तो क्लासरूम बेस्ड ट्रेनिंग होगी, ऑनलाइन वाला कोर्सेज होंगे, कैसे उनका करियर में डिप्लॉय किया जाएगा, कैसे उनको अलग अलग लर्निंग्स के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर किसी को कुछ एरिया में सीखने का है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन विच आई लाइक, कि दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट व्हाट दे विल बी डूइंग। ओके, कल्चरल फिट का मतलब आपके हिसाब से क्या हो? So I think it's a very high level fitment, I would say, क्योंकि culture तो in my view it's defined by leadership, defined by those people who are there। जैसे वो लोग चले जाते हैं तो culture भी change हो जाती है, but कुछ कुछ चीजें होती है which are like quite common, which is there। For example, लोगों को respect देने का, irrespective of level, किसी के साथ भी बात करो, कौन किसको कैसे respect दे रहा हो, तो that becomes one of the culture of an organization। या फिर integrity, कि सब लोग सही काम कर रहे हैं, दैट्स नो मैनिपुलेशन वगैरह। सो देयर आर सर्टन ट्रेट्स जो बिल्ड होती है, जिसके फाउंडेशन पे ऑर्गेनाइजेशन बनती है। तो आई थिंक दोज आर समथिंग विच आर देयर एंड विच इज व्हाट पीपल जनरली लुक एट। जैसे कुछ चीजें कर रही है, कोई एक्शन लेगा, कभी कभी कोई सिनेरियो है, केस स्टडी है, कभी कोई पूछेगा कि आप कैसे डिसीजन लोगे, उससे पता चलता है कि किसी का कल्चर वैल्यूज क्या है और वो डिसीजन कैसे लेगा। ओके, सो अगर आप प्लेसमेंट ऑफिसर होते तो एक चीज जो आप कॉलेज में तुरंत चेंज करते? दिस इज अ टफ क्वेश्चन। आई थिंक प्रॉब्लम में देखूंगा कि स्टूडेंट्स कैसे और कॉर्पोरेट रेडी हो सके, कैसे मैं और कॉर्पोरेट्स को लेके आके स्टूडेंट के साथ और इंटरेक्ट कराऊं। कि जैसे एक तो ये अपना हो गया गेस्ट लेक्चर वगैरह, बट दैट्स नॉट अ वन ऑन वन। हाउ कैन आई ब्रिंग कॉर्पोरेट, जहाँ पे छोटे फोरम्स में वन ऑन वन स्टूडेंट के साथ ज्यादा लाइवली इंटरेक्शन हो पाए, ताकि देयर इज लॉट ऑफ लर्निंग द स्टूडेंट्स कैन गेट। क्योंकि गेस्ट लेक्चर में 200 300 400 स्टूडेंट के साथ बात करते हैं 1 घंटे में, 2 घंटे में, एंड देन दे लीव। बट कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं लाइक हु आर डार्क हॉर्सेस, जिसको दे आर नॉट वेरी ओपन इन द ऑडिटोरियम क्वेश्चन पूछने के लिए। तो उनके लिए अगर कोई छोटे फोरम हो जाए जहाँ पे ज्यादा और लाइवली इंटरेक्शन हो जाए कॉर्पोरेट और स्टूडेंट्स के बीच में, ताकि उनको और ज्यादा मदद मिले। राइट, आपका वन लाइनर एडवाइस उन सब फ्रेशर्स के लिए जो अपने कैरियर को लेके कंफ्यूज है? तो आई थिंक कंफ्यूज तो काफी लोग होते हैं, एंड इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती है इंटरनेट पे। आप पेरेंट्स के साथ बात करो कुछ और बताएंगे, आप अंकल फ्रेंड्स के साथ बात करो कुछ और बताएंगे, आपके जो स्टूडेंट्स के जो कोलिग्स होते हैं वो कुछ और बताते हैं। तो एंड समटाइम यू एंड अप गेटिंग कंफ्यूज। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को समझो, आपकी कैपेबिलिटीज को समझो, एंड दैट्स ऑलवेज यू शुड ऑलवेज टेक लिटिल बिट ऑफ रिस्क। क्योंकि आप जब रिस्क जब तक नहीं लोगे तब तक आप ग्रो नहीं करोगे या नया नहीं सीखोगे। सो ऑलवेज कीप focus on getting started।
एक बार स्टार्ट हो जाइए, फिर आपको करियर में कहाँ जाना पता चल जाएगा। जब मैंने भी अपना करियर स्टार्ट किया तो मेरे को पता नहीं था कि मेरे को बिजनेस करना है, मेरे को जॉब करना है, और कौन सी लाइन में करना है। बट मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना था, मेरे को जो भी मिलता को मिलता है, मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। फिर जर्नी जैसे स्टार्ट होगी, फिर फिगर आउट कर लूंगा कि मेरे को कहाँ जाना है, क्या करना है, किस चीज में अच्छा हूँ नहीं हूँ। तो आई थिंक गेटिंग स्टार्टेड इज वेरी इंपॉर्टेंट, हैविंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड लिटिल बिट ऑफ रिस्क वी हैव टू टेक। I think that's wonderful, Naveen. Candidly, you have, talk so many direct things, and it's really great. I think next segment, Naveen, it's yours. Sure, definitely. I would want to definitely understand from you also, from your experience in the academia side, कि typical challenges क्या आती है जब आपके पास स्टूडेंट आते हैं, तो what kind of challenges do they typically bring? Think, see, one is, if I say that कि नया स्टूडेंट नया बैच आया है, तो एक होता है कि एक सेगमेंट होता है जो बहुत ही क्लियर होता है कि मुझे लाइफ में ये करना है, तो करियर पाथ क्लियर है, सिर्फ आपको उसको उस हिसाब से उस डायरेक्शन में अच्छे से ले जाना है। दूसरे एक सेगमेंट होता है जो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, वो आ गए हैं कॉलेज में, बट उसको आइडिया नहीं है कि आगे क्या होगा या क्या करना है। शायद उसमें एक ये भी सेगमेंट होता है जिसको सब करना है कि मुझे ये डायरेक्शन भी जाना है, वो डायरेक्शन भी जाना है, मतलब सब तरफ जाना है। उस बीच में एक सेगमेंट होता है जो शायद दो तीन चीजों पे बटे हुए होते हैं कि भाई मैं ये कर लूं या वो कर लूं। अ, अब यहाँ पे हमारा रोल, सही में बताओ तो आता है कि जो चैनलाइज है, जो क्लियर है, जिसका आइडिया, उसको उस डायरेक्शन में, सो दैट्स इजीएस्ट काम की, क्योंकि आधा काम तो हो गया है, बच्चा कॉन्फिडेंट है, समझदार है, उसको इतना सा पता है कि यार मुझे यहीं इसी डायरेक्शन में करियर बनाना है। अब जो दूसरा वाला है जो कंफ्यूज है, तो उसके लिए जो आपने कहा ना कि एक वन टू वन काम करना पड़ता है, कि भाई सही में उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स देखिए, उसका बैकग्राउंड देखिए, उसका एस्पिरेशन देखिए, एंड रियलिटी देखिए। तो ये सारा मैच करना पड़ता है। आई गिव यू एन एग्जांपल, लेट्स से 2 साल पहले, 3 साल पहले, ये अभी भी बज़वर्ड है कि एनालिटिक्स करना है। तो कई स्टूडेंट आते हैं कि सर एनालिटिक्स में जॉब चाहिए। नाउ दिस आर दी स्टूडेंट्स जो इंजीनियर्स भी है, नॉन इंजीनियर्स भी है। अब चैलेंज क्या होती है कि एनालिटिक्स का बज़वर्ड इतना चल गया है कि सबको लगता है कि सबको ही कर सकता है, एंड सम एडवर्टाइज आर शोइंग कि विदाउट कोडिंग भी एनालिटिक्स कर सकते हो। तो तब वो क्वेश्चन आता है, तो आई वी यूज टू गिव देम स्मॉल टास्क कि भाई पाइथन में ये करके आओ, या ये डेटा सेट है इसके ऊपर कुछ नंबर क्रंचिंग करके आओ। सो वी सी देयर ईगरनेस कि वो क्या करके आते हैं, हाउ मच एफर्ट्स दे आर पुटिंग टू लर्न दोज थिंग्स, टू जस्टिफाई देयर वर्क। एक लिमिटेड टाइम पीरियड में वो काम देते हैं। वंस वी गेट सम बेटर इनपुट्स कि हाँ चलो बच्चे ने एफर्ट्स डाला, उसने कुछ मेहनत किया, जो नहीं सीखा था वो सीख के आया, या कुछ इनसाइट्स लेके आया है, देन वी अंडरस्टैंड, देन वी पुट मोर एफर्ट्स इन दोज डायरेक्शन, कि भाई हाँ ये काबिलियत पैदा कर सकता है। फिर वही एक क्वेश्चन आता है कि भाई इंडस्ट्री में जो कंपटीशन है, तुम उसके लिए कितना रेडी हो अपने एफर्ट्स डालने के लिए। अगर बच्चा रेडी है एफर्ट्स डालने के लिए, तो हम रेडी है एफर्ट्स देने के लिए, कनेक्शन या नेटवर्क बनाने के लिए या प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। सो इस तरीके से आई थिंक जब काम करते हैं, विच इज प्रॉब्ली टेक लॉट्स ऑफ टाइम, वो इजी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, और उसमें टाइम भी चाहिए, एंड आपका उतना इंडस्ट्री नेटवर्क भी चाहिए, इंडस्ट्री के मेंटर्स भी चाहिए जिसको आप कनेक्ट करवा लो। सो कहते हैं ना, वो राइट फिटमेंट उसमें लाना जरूरी है। एक बार राइट फिटमेंट आ गया, देन आई थिंक थिंग्स आर डन, फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। अब वो जो सेगमेंट जो एक कंफ्यूज है, उसके लिए डेफिनेटली बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, क्योंकि वो बार बार स्विच करते हैं। आज वो डिजिटल करेक्ट। मार्केटिंग कर, कल वो एचआर करेंगे, परसों शायद फाइनेंस के लिए जाएंगे। सो दैट इज रियली चैलेंजिंग, कि जहां पे हमको लगता है कि हाँ जेन जी सही में लग रहा है कोई। कई करेक्ट करेक्ट, सही बात है। और दूसरा क्वेश्चन था कि जब किसी को स्टूडेंट को जॉब नहीं मिलती है, तो वो किसको ब्लेम करते हैं, एचआर को या फिर फैकल्टी को या फिर प्लेसमेंट कमेटी को? देखो, सबसे पहले तो प्लेसमेंट कमिटी एंड प्लेसमेंट टीम आती है कि भाई तुम्हारी वजह से मुझे नहीं मिला।
बिकॉज आपने टीम बनाई है उसी पर्पस के लिए, और दे हैव नॉट फिल दैट। सेकंड में आते हैं कि कहीं ना कहीं फैकल्टीज ने ढंग से काम नहीं किया है, या उनको इतना ट्रेन नहीं किया है जो करना चाहिए। बट ज्यादातर ब्लेम इसी तरफ आता है। कई बार देखिए वो ब्लेम मिक्सअप होते हैं, बिकॉज मैंने कहा कि स्टूडेंट के पास अगर एबिलिटी है तो शायद जॉब अवेलेबल है, दिक्कत नहीं है आज मार्केट में इतना। बट वो एबिलिटी नहीं है, एस्पिरेशंस हाई है, बट आपने उतने एफर्ट्स नहीं डाले हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है तो दे आर ऑल्सो कमिंग विद सीरियस नोट्स। उनको ऐसा नहीं कि चलो कोई भी किसी को भी लेके चले जाए। और करेक्ट। आज के जमाने में ऐसा भी नहीं है कि एक कंपनी को 10 लोग चाहिए एंड यू रिक्वेस्ट कि सर 9 ले लीजिए, एक हमारी तरफ से ले लीजिए। कि जिसको आप बोलोगे कि यार कम से कम इससे हमको छुटकारा मिले, बिकॉज यू नो दैट कि यार इसका गैप ज्यादा है, तो शायद कंपनी इसको डायरेक्टली सिलेक्ट नहीं करेगी। सो करेक्ट। समटाइम्स वो एफर्ट्स कभी कभी लगाते हैं जहां पे लगता है कि बच्चा कॉन्फिडेंट है और शायद एक एनवायरनमेंट में जाएगा तो वो अपना काम कर लेगा। बट वो राइट। क्लैरिटी के साथ अगर दोनों साइड वर्क किया जाए तो वो हो सकता है। बट डेफिनेटली जब प्लेसमेंट नहीं होता है तो सबसे पहले तो प्लेसमेंट टीम एंड देन फैकल्टीज, ये दो गॉट ही इट। सबसे लाइमलाइट में आते हैं। ग्रेट। आपके लिए और एक धमाकेदार क्वेश्चन। अगर आप एक चीज कॉर्पोरेट्स के बारे में चेंज करना चाहो तो वो क्या चीज होगी? हाँ, कॉर्पोरेट्स आई थिंक जो मैंने पहले कहा, एक जो क्वेश्चन पूछा था ना कि वो जेडी में फ्रेशर्स के लिए पर्टिकुलरली, वो राइट। देर आर एटलीस्ट 15 to 20 पॉइंटर्स कई सारे राइट। जेडी में आता है, जो टेक्निकल होता है और बाद में नॉन टेक्निकल में भी और सारे सॉफ्ट स्किल्स और वो सब होते हैं। एंड दे वांट एवरीथिंग ऑन टॉप ऑफ दैट। फिर से नीचे लाइन लिखी होती है कि अगर ये कुछ और भी हो ना स्किल्स, तो सोने पे सुहागा है। सो समटाइम्स वी फील कि एक फ्रेशर लेने जाते हो तो थोड़ा कहीं पे एक चीजों को अगर लिमिट किया जाए या फोकस किया जाए, राइट। तो मेरे ख्याल से क्या है कि कम्युनिकेशन और क्लैरिटी दोनों साइड अच्छी बनी रहेगी। उसमें कई बार स्टूडेंट थोड़ा डीमोटिवेट हो जाता है, उसको लगता है कि यार मैं काबिल नहीं हूँ, क्योंकि कंपनी में इतनी सारी चीजें मांगती है और शायद मेरे पास कुछ जगह कुछ चीजें नहीं है। राइट। राइट। जस्ट गिव यू एग्जांपल, मैंने कहा ना हर एक क्लास में, हर एक कॉलेज में, हर एक क्लास में डार्क हॉर्सेस होते हैं। राइट। मतलब वो शायद ज्यादा बोलते नहीं होंगे बट वो समझते बहुत अच्छा होंगे, ऑब्जर्वेशन उनका अच्छा होगा, या देर आर मेनी सच एविडेंस कि जो विजिबली पता नहीं चलते। अब कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट अप्लाई नहीं करता, वो ऐसा समझ लेता है कि ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि उसको सिर्फ लिखा हुआ पड़ा है। रियलिटी शायद उतनी नहीं है। शायद वही बच्चा इंटरव्यू अच्छे से क्रिएट करे तो कोई उसको सिलेक्ट कर भी लेगा। तो ये एक चीज मुझे लगती है जो पर्टिकुलर फ्रेशर के लिए कॉर्पोरेट अगर थोड़ा सा फोकस पॉइंट बोले कि भाई दिस 3 और 5 आर अवर फोकस स्किल्स और ट्रेड्स, एंड रेस्ट आर एडिशनल विच वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट को और फ्रेशर लेवल पे शायद वो एक अच्छा सा कॉन्फिडेंटली दे कैन पार्टिसिपेट दैट। राइट। आई थिंक इस चीज के लिए तो जब तक कॉर्पोरेट तो सारे सबको स्टैंडर्डाइज कराना तो थोड़ा डिफिकल्ट है। बट आई थिंक हाँ, जो प्लेसमेंट कमेटी कर सकती है, आई थिंक दे कैन डू लिटिल बिट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हाँ, करके आप, जैसे हम बिजनेस के साथ करते हैं, उनकी एक जीडी आती है, हाँ, हम अच्छे से बना के वापस उनको भेजते हाँ, हैं कि ये चल जाएगी, तो वो बोलते हैं हाँ चल जाएगी, फिर चलाते हैं। तो इस तरह से प्रोबेबली आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा के आप एचआर को पूछ लीजिए, और एचआर से बात कीजिए कि एग्जैक्टली उनको क्या चाहिए। क्योंकि हम लोग भी बिजनेस को बताते हैं, कुछ कुछ पॉइंटर्स आते हैं जो जेडी में नहीं है, तो फिर हम वो इनकॉर्पोरेट करके अपनी अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं। तो आई थिंक ये आप अगर आपकी कंपनीज के साथ थोड़ा सा कर लोगे एफर्ट मार के, आई थिंक देन हाँ, एक तो जीडी सिंप्लीफाई हो जाएगी, प्लस एक्स्ट्रा क्या देखते हैं वो पता चलेगा। दूसरा हाँ, होता है कि जैसे स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो कुछ कुछ चीजें हम्म, अगर इनकंसिस्टेंट दिख रही है, जेडी में नहीं है, हम्म, तो आप एचआर को हाईलाइट कर सकते हो कि क्या ये भी देख रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे इंटरव्यू के लिए गए थे तो ये थोड़ा सा जेडी और हम्म, इंटरव्यू से बीच थोड़ा सा गैप दिख रहा है, तो कैन यू हेल्प अस इन preparing the JD हाँ, better, or helping our students prepare for the interview better। तो इनिशियली जितना हाँ, जल्दी पकड़ पाओगे उतना अच्छा रहेगा, ताकि बाकी हाँ, जो स्टूडेंट जो प्रिपेयर करने वाले, इंटरव्यू की जाने वाले, थोड़ा सा वो लोग प्रिपेयर कर पाएंगे और आप उनको हाँ, मेंटर या कोच कर पाओगे। हाँ। एक एक प्रैक्टिस जो हम करते हैं कि जेडी और वो तो फ्लोट कर लेते हैं,
तो एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ले लेते, बट जब कंपनीज को भी हम कहते हैं कि आप पहले आके प्रेजेंटेशन करो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑफलाइन वुड बी राइट। ऑलवेज बेटर, ताकि वो 1 to 1 या इस विथ विथ क्लोज डोर विथ फ्यू कैंडिडेट्स दे कैन टॉक विथ क्लैरिटी, और जितना भी राइट। क्वेश्चन स्टूडेंट का हो, तो वो मैंने देखा है वो काफी इफेक्टिव रहता है टू क्रिएट द कंटेक्स्ट बिटवीन स्टूडेंट एंड व्हाट कंपनीज आर रिक्वायर्ड। जहां पे वो नहीं होता है वहां पे शायद थोड़ा दिक्कत रहता है। अदरवाइज जो आप कह रहे हो ना कि अगर इन दोनों को करेक्ट। मिला लो आफ्टर द रजिस्ट्रेशन, कि भाई ये कंपनी है, ये इतने स्टूडेंट्स है, एंड देन प्रॉब्ली स्टूडेंट कैन टेक देयर कॉल कि भाई मुझे इसमें आगे बैठना है कि नहीं बैठना है। करेक्ट। तो उसके कारण कई बार एक अच्छा कंटेक्स्ट क्रिएट हो जाता है। बट इसमें फ्लिप साइड आपको बताऊं क्या होता है। मान लीजिए आपने पहले रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छे आए, तो आपने एचआर को बता दिया कि भाई चलो आपके लिए हमारे पास लेट्स से 50 स्टूडेंट्स है। अब जब 1 to 1 मिलेंगे या वो होगा, फिर मान लीजिए 15-20 ने बैकआउट कर दिया, तो एचआर भी परेशान हो जाता है और प्लेसमेंट भी परेशान हो जाता है कि यार हम क्या करें अभी। क्योंकि दोनों का कहीं ना कहीं कुछ चीजें स्टेक पे लगी होती है। सो दिस इज समथिंग जो एक चैलेंजेस आती है इस तरह की कई बार, कि वो प्रेजेंटेशन के बाद हो सकता है कि कई लोग निकल जाए कि नहीं यार अभी इस कंपनी में नहीं बैठना है, कहीं और बैठना है। So गॉट। that is something they both have to deal, that's it. Yeah. राइट। और एक क्वेश्चन पूछा जाए तो आप फैकल्टी डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस, ग्रूमिंग का फोकस करोगे या फिर स्टूडेंट पे ज़्यादा करना चाहिए, और व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू कि किस रेशियो में होना चाहिए, या फिर विच इज मोर इम्पोर्टेंट देन अदर? I think, see, this is I like different side of coin. You can't say कि पहले कौन या बाद में कौन। डेफिनेटली स्टूडेंट ग्रूमिंग होगा, तो वो जब मार्केट में जाएंगे वो फीडबैक जो आएगा तो अपने आप फैकल्टी भी एलिवेट होगा। एंड सेम थिंग गोज विथ लेट्स से, अगर आप फैकल्टीज को भी ग्रूम करते हो, तो अल्टीमेटली उसका जॉब है कि दे विल डिसेमिनेट देयर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट। सो वो भी राइट। घूम फिर के वापस उसी के पास एज अ फीडबैक आएगा। आई वुड से बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट, बट येस आई विल स्टार्ट विथ स्टूडेंट्स ग्रूमिंग फर्स्ट, दैट विल गिव देम ओवरऑल फीडबैक, एंड उसी में ही फैकल्टी भी अपने आप को और लेवल तक ले जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी होना चाहिए, कोई ये भी आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि नहीं फैकल्टी को ग्रूम करो तो वो भी आएगा, बट आई बिलीव कि कॉमन स्टेक होल्डर इन सब में स्टूडेंट है, तो वी कैन फोकस ऑन स्टूडेंट फर्स्ट। गॉट इट। एंड देन वॉल्यूम के हिसाब से भी, देयर इज मोर पीपल कंपेयर टू फैकल्टी, सो आई थिंक वॉल्यूम स्पीक्स। हाँ दैट्स राइट, इट्स लाइक देखो, अगर फैकल्टी अच्छा करेगा तो डेफिनेटली वो आउटपुट भी एक अच्छा डायरेक्शन में जाएगा, एंड दैट विल हेल्प अदर फैकल्टी इवन टू सी दैट कि हाँ यार ये हमको भी सीखना चाहिए, हमको भी इस तरह से एलिवेट करना चाहिए। एंड देन ऑफ कोर्स द ओके। ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट इन दोज ग्रूमिंग, की फैकल्टी को वो कैसे ग्रूम करे। ग्रेट प्रणव, आई लास्ट वन लास्ट या क्वेश्चन। या जब भी एक स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो where do feel that most of the students miss out on, कि कहाँ पे किस वजह से वो लोग ज्यादा रिजेक्ट होते हैं? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? आई थिंक मेजोरिटी टाइम पे एक आता है कि sometimes some silly mistakes are making the difference between selection and rejection। कि कई बार कुछ चीजें जिस हिसाब से बोली जाती है वो उस हिसाब से नहीं बोलते, या तो कैंडिडेट भूल जाता है। उसके पास वो सारे पावर्स होते हैं या वो एक्सपीरियंस भी होता है, बट मान लो राइट टाइम पे उसको याद नहीं आया, तो राइट। ये एक चीज होती है जहां पे वो थोड़ा मिस आउट हो जाता है। कई बार ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं जिसको वो ठीक से हैंडल नहीं करते, ज्यादातर हम वो पहले उनको बताते हैं या एक आइडिया ले ही लेते हैं। जैसे एक सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि कोई बिजनेस फैमिली से है बच्चा, तो एचआर पूछता है कि भाई तू तो अल्टीमेटली घर का बिजनेस ही ज्वाइन करेगा, क्यों जॉब करनी है, जाके बिजनेस कर, अच्छा खासा बनाया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस कई बार हम उनको पहले से प्रिपेयर करवाते हैं, नॉट हम्म। जस्ट टू प्रिपेयर, बट वो माइंडसेट उसका होता है, इसीलिए वो जॉब में जा रहा है कि उसको भाई बिजनेस नहीं करना है एज ऑफ नाउ।
तो करेक्ट। वो प्रिपरेशन ज्यादातर होती है, बट कई बार मैंने कहा बच्चे उसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर लेते हैं या थोड़ा फंबल कर दिया ओके। कहीं पे। जैसे एक क्वेश्चन है कि हम आपको कहीं पे भी प्लेस करेंगे ऑल ओवर इंडिया। अब थोड़ा सा कई बार वो फंबल हो जाते हैं, या उसको तब वो रहता है कि ये मुझे क्या बोलना था या क्या कहूँ, या तो उसमें कई बार होता है कैंडिडेट्स को वो कई बार टेस्ट करते हैं और वो सिली मिस्टेक्स में कई बार रिजेक्शन हो जाते हैं। ज्यादातर केस में यही रखा है, बिकॉज बाकी सारी स्किल्स काफी क्लियरली विजिबल होती है। एंड आई कैन टेल यू, जो भी बिजनेस हेड या एचआर आते हैं उनके पास बहुत तरीके होते हैं सही में सच क्या है वो निकालने का, और उतना एक्सपीरियंस भी होता है। तो वो 2 मिनट में टेक्नोलॉजी या टेक्निकल स्किल्स या बाकी सारी अंडरस्टैंडिंग तो 2 मिनट में बाहर आ जाती है कि ये किस लेवल का है। जो भी बचता है वो सॉफ्ट स्किल साइड या इंटरपर्सनल स्किल्स या उसी साइड पे एक ज्यादा जो एरिया रहता है वो। एंड यूजुअली इट कम्स विथ आइदर कॉन्फिडेंस या कम्युनिकेशन। ये दो एरिया है जहाँ पे स्टूडेंट का रिजेक्शन का चांस बढ़ जाता है अगर वो उस एरिया में प्रिपेयर नहीं होता ठीक से तो। करेक्ट। तो मेरे को और एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा है विच आई आस्क, एंड उसके बाद वी यस कैन सर। फिनिश द सेशन। बट ये क्वेश्चन था मोर ऑन द जेंजी साइड, सो व्हाट इज दैट वन सिंगल एडवाइस दैट यू वुड वांट टू गिव टू जेंजी? फोकस। बस फोकस करो एक जगह पे, मतलब ये होपिंग दैट ये नहीं दूसरा कुछ ऐसा। जस्ट फोकस इज आई थिंक क्लियर एडवाइस फॉर जेनजी। कोई भी करेक्ट। डायरेक्शन हो, वंस यू से दैट कि इस डायरेक्शन में जाना है तो उसको पकड़ के रखो। फिर उसमें चेंजेस इतना तुरंत मत करो। इससे पहले जो भी रिसर्च करना है, बैकग्राउंड सर्च करना है, कर लो। जिसको पूछना है, मेंटर करना है, लिंक्डइन पे जाके कनेक्ट कर लो। इतने सारे यूट्यूब चैनल से इतना कुछ आज मिल रहा है जो शायद हमारे टाइम पे अवेलेबल ही नहीं था, इंफॉर्मेशन ही नहीं थी कि भाई करियर कहाँ पे बन सकता है। सो आज इतना कुछ अवेलेबल है। सो इंफॉर्मेशन ओवरलोड के सामने बेस्ट चीज वही है कि आप एक एरिया सिलेक्ट करो एंड देन उसी डायरेक्शन में चलते रहो। दिस इज व्हाट आई विल एडवाइस जेन जी टू फोकस वॉट एवर डायरेक्शन दे चूज दैट। ग्रेट, ग्रेट। थैंक्स सो मच प्रणव। Yeah, I think, yeah, that's wonderful. Okay, so the closing segment. So दिल से ज्ञान एक लाइन का विजडम। आज की कन्वर्सेशन एक रोलर कोस्टर राइड था। एंड आई रियली अप्रिशिएट नवीन कि आपने बहुत कैंडिडली बहुत सारे क्वेश्चंस का अच्छे से जवाब दिया। फाइनल मैसेज फॉर आवर स्टूडेंट्स एंड फ्रेशर्स। I think always have confidence, never lose hope. There are always ups and downs, और सबके लिए लाइफ में कुछ ना कुछ है, तो जस्ट वेट फॉर द मोमेंट, आपके पास वो आ जाएगा। वंडरफुल दोस्तों, आई होप आप सबको ये एपिसोड इंसाइटफुल लगा हो। एचआर और टीपीओ के बीच का ये ऑनेस्ट कन्वर्सेशन हर स्टूडेंट के लिए एक मिरर है। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अपने कॉलेज के दोस्तों को टैग करें और बताएं क्या आप रेडी है कॉरपोरेट दुनिया के लिए। और हाँ, अगर आप किसी कंपनी के एचआर है या किसी कॉलेज के टीपीओ है तो अप टू स्किल्स की वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर करें और अगले गेस्ट के लिए उन्हें बुलाएं। स्टे ट्यून फॉर मोर धमाकेदार एपिसोड दी अप टू स्किल्स पॉडकास्ट शो। मिलते हैं अगले एपिसोड में विथ अनदर एचआर एंड टीपीओ। तक के लिए स्किल्स गेन करते रहे और करियर में आगे बढ़ते रहे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।